तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। लास्ट क्लास में रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हुआ था, वहां तक कोई डाउट? और होमवर्क था अप टू 12 क्वेश्चंस। ये होगी आपकी 10 की नहीं होगी। लेक्चर मिस भी था आपको, मिस किया था हमने। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिसऑनर ऑफ द बिल। सो देखिए यहाँ तक जो था वो बेसिक टर्म्स थी हमारी, बेसिक काउंटिंग टर्म्स। और उसमें डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। नाउ वी आर हियर, डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर का मीनिंग क्या है? जब ड्रॉई मीन्स बायर डज नॉट मेक द पेमेंट, या वो चाहते नहीं पेमेंट करना, तो वो क्या करेगा? ही विल डिनाई। जब उसके पास कोई भी पेमेंट लेने आएगा, कौन आएगा? वो विल, यस, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। मीन्स या तो उस टाइम पे वो एंडोर्सी हो सकता है, इटसेल्फ सेलर हो सकता है, या सेलर के ऑर्डर पे या उसके बिहाफ पे कोई उसका एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी। तीन केस है हमारे पास मेनली, बैंक डिस्काउंटेड, एंडोर्समेंट एंड एंड थर्ड केस कौन सा है? बिल फॉर कलेक्शन, है ना? तीनों केस में बिल के लिए जब वो पेमेंट के लिए जाएंगे तो बायर वहां पे पेमेंट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं व्हेन द ड्रॉई दैट इज एक्सेप्टर मींस बायर ऑफ द बिल फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट इज कॉल्ड डिसऑनर। जैसे चेक डिसऑनर होते हैं वैसे ही बिल डिसऑनर हो जाएगा। अब वहां पे एक टर्म आती है नोटिंग चार्जेस। अब एक यहाँ लीगल पॉइंट है कि अगर बिल डिसऑनर हुआ तो जिसके पास बिल है, हु इज द बेयरर ऑफ दैट बिल, जिसके पास है, जिसकी पोजेशन में है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये फैक्ट नोट करवा के आएगा वो नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। आपको मोस्टली किसी भी कोर्ट के आगे, है ना, किसी भी कोर्ट के आगे आपको एडवोकेट्स मिलते हैं ना, नोटरी पब्लिक लिखा होता है वहां पे। तो वो नोटरी पब्लिक है, मीन्स दे आर ऑथराइज्ड पर्संस। वो एडवोकेट्स है मोस्टली, या वो एडवोकेट नहीं भी है तो उसके पास एक अथॉरिटी है कि फैक्ट को नोट करेगा। वो नोट करने के बाद वो एक फैक्ट, लीगल फैक्ट बन जाता है। मीन्स जैसे अभी आपको पता है कि बायर ने पेमेंट नहीं की, ये तुम्हें पता है सर, मीन यू आर ए सेलर या यू आर ए बैंक। जब कल को आप लीगल एक्शन लोगे बायर के अगेंस्ट, जब बायर को आपको कोर्ट में नोटिस के थ्रू बुलाओगे, तो बायर पता है क्या बोलेगा? कि सर मैं वेट करता रहा, ये आए नहीं। क्या प्रूफ है आपके पास कि आप गए थे? बिकॉज बिल को प्रेजेंट करना लीगली इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ड्यू डेट पे वो बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन दी हुई है कि या तो आप खुद जाओ या फिर बैंक को भेजो, बैंक ऑफ कलेक्शन के थ्रू बैंक को भेजो, अपने एम्प्लॉय को, किसी को भेजो। आप फ्री नहीं हो, कोई तो होगा दुनिया में जो जा सकता है, उसको भेजो, लेकिन बिल प्रेजेंट होना ही चाहिए। और फिर बायर उसको मना करता है, इस बात का आपको प्रूफ भी चाहिए। अदरवाइज क्या प्रूफ है? जैसे आप पढ़ने के लिए यहाँ आते हो और मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, अब वापस चले जाते हो, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं यहाँ नहीं था? बाद में आई विल से कि मैं तो यहीं था, आई वॉज एट ऑफिस। आप आए नहीं मेरे पास ऑफिस बताने के लिए कि आप आ गए हो, आप आए और यहीं से चले गए आप। मैं तो कुछ भी बोल दूंगा ऐसा कि बेटा मैं इंस्टीट्यूट में ही था, आप ऐसे क्लास में देख कर चले गए वापस, आपको मुझे फोन करना चाहिए था, लाइक दैट। मैं कुछ भी बाद में बोल सकता हूँ, यू हैव नो प्रूफ कि मैं वहां पे उस टाइम था या नहीं था। तो ऐसे ही बायर बिल के लिए मना कर रहे ड्यू डेट पे, ये बात नोट होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड नोटिंग ऑफ द बिल। अभी कौन नोट करता है? नोटरी पब्लिक, गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो क्या होता है, सपोज जिसके पास बिल है, जिसके पास भी बिल है, उस टाइम पे किससे आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर आप सेलर हो तो ओरिजिनल ओनर हो, या आपने वो बिल एंडोर्स कर दिया या बैंक को दे दिया, तो वो सारी पावर्स किसको शिफ्ट होगी? बैंक को या एंडोर्सी को। तो वो उस टाइम बिल का होल्डर है, उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोलते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स। मीन आप ओरिजिनल होल्डर नहीं हो, ओरिजिनली बिल सेलर के पास आया था पहले, बट सेलर ने आपको अपनी कंसेंट से ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम कर सकते हैं।
तो वो सारी पावर्स आपको मिल जाती हैं और आप बन जाते हो होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप ये नहीं कह सकते सेलर देखेगा, हम तो सेलर को इन्फॉर्म कर देते हैं फिर वो देखे, वो जो करे ना करे, नहीं, ये अब आपकी, क्योंकि आपने पंगा लिया है, आपने बिल टेक ओवर कर लिया ना सेलर से किसी भी टर्म पे, तो ये अब आपका पंगा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नोटरी पब्लिक कोर्ट के आगे जो है उनके पास जाओगे और उनको ये बात बताओगे। तो फिर क्या होता है, नोटरी पब्लिक मीन्स वो एडवोकेट या उनकी एजेंसी उस बिल को प्रेजेंट करती है बायर के पास। मीन्स बिल दो बार प्रेजेंट होता है, एक बार वो पर्सन गया पैसा लेने, बायर ने मना कर दिया कि मेरे पास तो है नहीं या मैं अभी नहीं दे सकता, वट एवर, ही डिनाइड द बिल। क्योंकि डिसऑनर का मीनिंग ये है कि आपने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया, पेमेंट देने से मना कर दिया ड्यू डेट पे जाके उस पर्सन को जो आपके पास आया बिल लेके। तो ऑब्वियसली वो पर्सन बीआर तो देके आएगा नहीं उसको, अपने ऑटोमेटिक वो बीआर वापस लेगा अपना और वो नोटरी पब्लिक को दे देगा कि सर ये बिल रिसीवेबल है, वो बायर है, उसका नेम एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अब ये बिल आप प्रोड्यूस करो। तो आपका एडवोकेट या वो नोटरी पब्लिक में से कोई भी बिल को लेके बायर के पास आएगा। ये एक लीगल मैटर है, मैं आपको एज ए स्टोरी बता रहा हूँ। वो बिल फिर से प्रोड्यूस किया जाएगा बायर को, बायर अगेन क्या करेगा, डिनाई कर देगा, बोलेगा अभी तो मैंने बताया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर आगे या किसी और को भेज दिया, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। अब ये बात नोट हो जाएगी कि बिल नोटरी पब्लिक ने प्रोड्यूस किया और बायर ने पेमेंट नहीं की। नाउ यू आर सेफ, अदरवाइज आप सेफ नहीं हो। बायर बोलेगा कि सर ड्यू डेट पे इनको आना चाहिए था, ये आए नहीं, मैं वेट करता रहा। तो इसलिए अब आप सेफ हो, लॉ आपके साथ है, लीगली आप राइट हो कि आपने बिल टाइमली प्रोड्यूस किया और बायर ने पेमेंट नहीं की। अब आप बायर के ऊपर लीगल एक्शन जो भी लेना चाहो ले सकते हो। ये तो एक पॉइंट हो गया। अब जो नोटरी पब्लिक है अपनी सर्विस के अगेंस्ट एक नॉमिनल चार्जेस लेगी। अब बिकॉज ये गवर्नमेंट है तो ज़्यादा चार्जेस तो होंगे नहीं, इट विल बी नॉमिनल चार्जेस, मे बी 200 हो, है ना, बुक्स में तो 20 रुपीज़ लिखा होता है, मे बी 200 हो, 500 हो, तो ऐसे कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे जो बिल की अमाउंट पे भी डिपेंड करता होगा, तो वो दे चार्ज। अब ये बताओ जो नोटिंग चार्जेस है, अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रही हैं, एक नोटिंग ऑफ द बिल, वो तो क्लियर हो गया कि वो सीन क्या है, डिसऑनर का सीन है, तो इट मीन जहां डिसऑनर होगा वहीं पे नोटिंग होगी, वहीं पे वो सीन बनेगा ना कि हम नोटरी पब्लिक का जा रहे हैं, नहीं तो क्यों जाएंगे। अगर बायर पेमेंट कर, अभी तक आपको बायर ने पेमेंट की है ना 12 क्वेश्चन में ऑन द ड्यू डेट, तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी कोर्ट में जाने की, बट अब आप गए, तो अब इसके जो चार्जेस हैं दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। नाउ टेल मी हु विल बियर दैट नोटिंग चार्जेस, कौन पे करेगा अपनी पॉकेट में से, कौन, बायर, सेलर, बायर और यस, किससे किससे करेगा रिसीव, मींस बायर, हाँ वो तो सर्टेन पर्सन है ना बायर, दैट्स राइट, वंस पेमेंट विल बी मेड बाय दैट पर्सन। अगर मान लो वहां पे एंडोर्सी है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, वो सेलर को फोन नहीं कर सकता कि सर आकर पेमेंट करके जाओ, सेलर बोले मेरी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी आपकी है, बाद में देख लेंगे क्या होता है, अभी तो आप पे करके आओ। तो एंडोर्सी विल पे दैट 200, या यहाँ पे अगर बैंक है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पे करना, चाहे वो बैंक फॉर डिस्काउंट वाला केस में बैंक है या बैंक बिल फॉर कलेक्शन वाला केस है, कोई भी केस हो, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन हु इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसको बोलते हैं कि अब आपको ही करना पड़ेगा, वंस यू पे, आप पे कराओ। उसके बाद की स्टोरी क्या है, सपोज क्रेडिटर के पास बिल था, जेड जेड के पास बिल था, उसने वो 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस दे दिए नोटरी पब्लिक को, नोटरी पब्लिक ने वो बिल बायर को किया, वो सब हो गया, बिल वापस आ गया नोटरी पब्लिक के पास, और नोटरी पब्लिक ने वो किसको रिटर्न कर दिया, उस पर्सन को जो वहां पे स्टैंडिंग है, होल्डर जेड या बैंक। अब क्या होगा, उसके बाद का सीन क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी, अब क्या होगा बताइए, बताया ना चैप्टर स्टोरी है, हाँ ऑब्वियसली ये होना चाहिए, क्रेडिटर सीन वहां तक खत्म हो गया ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नोटरी के पास जाकर बिल को नोट करवाना, चार्जेस पे करना, ऑब्वियसली वो वापस आएगा, अब वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, परेशान होगा कि मुझे पेमेंट भी मिली और मेरी पॉकेट से 200 भी गए। सपोज उसने सैलर से 10,000 लेने थे, तो 10,000 तो वो आए नहीं अभी इसको, जबकि ड्यू डेट पे आने चाहिए थे, क्योंकि सैलर ने क्या कहा था, माई बायर विल पे, डोंट वरी, आप जाना बायर के पास, वो पे कर देगा,
श्योर है। एक तो वो मिले नहीं बेचारे को 10,000, और सेकेंडली उसको 200 रुपीज और पे करने पड़ गए। तो अब वो कितने पैसे डिमांड करेगा सैलर से, बताइए। 10,200, यस। तो ये 10,200 सेलर बायर को पे करेगा, सॉरी सेलर क्रेडिटर को पे करेगा या बैंक को पे करेगा। अच्छा, बैंक का तो आपको पता सिस्टम अलग है, उसने आपसे मांगने थोड़ी आने पैसे, उसने आपके अकाउंट को डेबिट कर देने। आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो निकल जाएंगे, नहीं होंगे तो माइनस में आ जाएगा बैलेंस। तो फिर जब आप डालोगे तब आपको पे करने पड़ेंगे, बैंक नहीं मांगने आएगा पैसे। हाँ, क्रेडिटर इज ए पर्सन, वो आ जाएगा, वो फोन भी कर लेगा आपको। तो मीन्स वो पैसे सेलर को देने पड़ेंगे। अब यहाँ बायर ने अभी तक कोई पेमेंट नहीं की है। अब क्या होगा, नेक्स्ट सीन क्या होगा, सीन नंबर 3। ये सिंपल कनेक्टिविटी है ना, कि पहले वो पर्सन नोटरी के पास गया, नोटरी ने बायर को अप्रोच किया, बायर ने साफ मना कर दिया कि मैं डरता नहीं हूँ, जिसको मर्जी भेज दो, मैंने पेमेंट नहीं करनी, जो करने कर लो, लाइक दैट। ऐसी लैंग्वेज होती है बायर की। वो डिनाई कर, या वो रिक्वेस्ट कर देगा कि सर है ही नहीं, जब वो हाथ जोड़ के मना कर देगा कि सर जब है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ, जो करना कर लो। फिर नोटरी पब्लिक के पास बिल, वहां से फिर उसने जेड को दिया या बैंक को दिया, बैंक ने वो बिल किसको वापस किया, सेलर को किया। सेलर को बिल वापस आ गया और उसने उसके अगेंस्ट जेड को 10,200 दे दिए, या बैंक को दे दिए, या बैंक ने उसके अकाउंट से निकाल दिए। अब ओरिजिनल स्टोरी वही आ गई, जहां से घूम के गए थे वहीं वापस आ गए। अब बिल किसके पास है, पहले भी उसके पास है। मतलब ये एक ट्विस्ट था स्टोरी के अंदर, आया और खत्म हो गया, है ना। वापस बिल सेलर के पास ही आ गया। अब सेलर बायर को अप्रोच करेगा कि भाई बता क्या करना है, इंसर्ट तो करवा दी तूने मेरी इतनी, क्रेडिटर के सामने, बैंक के सामने, अब तूने पेमेंट देनी है या नहीं देनी, क्योंकि एक्चुअल केस तो सैलरी करेगा ना। एक्चुअल जो नोटिस लेगा बायर को या लीगल एक्शन ले सकते हैं, वो सेलर ही लेगा, क्रेडिटर नहीं लेगा बायर के ऊपर एक्शन। उसको क्या नीड है पंगा लेने की, उसको तो पैसे मिल ही जाने हैं सेलर से, बैंक को मिल ही जाने सेलर से। तो अब सेलर और बायर की फिर से रहेगी स्टोरी, पूरा सीन घूम के फिर वापस आ गया कि सेलर ने अभी भी किससे लेने पैसे, बायर से लेने। अब बायर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, वहां पे चैप्टर हमारा ओवर हो जाता है। दैट इज व्हाट इज। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो आपके डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है। वो आप कंफर्म करना स्कूल में, अगर आपको करवाया तो मैं करवा दूंगा। लास्ट ईयर डिलीटेड था, इस साल भी आई थिंक डिलीटेड है, दैट इज रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो आपके स्कूल में हुए किसी के, या ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल में हुए बिल चेंज करना? नो सर। ओके। अगर हुआ या होने वाला हो, टीचर से कंफर्म करना कि मैम या सर आप हमें रिन्यूअल ऑफ द बिल करवाओगे या नहीं। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, रिन्यूअल ऑफ द बिल, तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद फिर नई स्टोरी शुरू होती है। फिर सेलर बायर को अप्रोच करता है कि अब बता भी क्या करना है, आपने पेमेंट करनी है या नहीं करनी। तो फिर बायर कहता है कि गिव मी 2 मंथ्स एक्स्ट्रा टाइम, एडिशनल टाइम, ये मांगेगा। बायर बोलेगा कि मैंने पेमेंट करनी है, ऑफ कोर्स मैं मना नहीं कर रहा, मेरे पास अभी नहीं है पैसे, इसलिए मैंने बिल डिसऑनर किया है। आप ऐसा करो, मेरे ऊपर एक नया बिल लिख दो। फिर स्टोरी फिर घूमेगी। ऐसे एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है। अब सेलर बायर पे अगेन एक बिल लिखेगा, पहले पुराने वाला बिल कैंसिल, वो तो कैंसिल हो ही गया। जब बिल डिसऑनर हो गया तो वो क्या हो गया, कैंसिल, उसकी वैलिडिटी खत्म होगी। अगर कोई चीज 4 मार्च तक वैलिड है तो 5 मार्च को तो वो है ही नहीं, वो तो एक्सपायर्ड ही है। तो अब बायर को अप्रोच करो कि या तो पैसे दे, एक सीन बन सकता है कि बायर सेलर को पैसे दे रहे हैं आफ्टर सम डेज। नंबर 2, आप बायर पे लीगल एक्शन ले रहे हो। ये सब चीजें तो नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन ये हो सकता है कि आप बायर को एक्स्ट्रा टाइम दो। दैट टॉपिक इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल। बिल को रिन्यू करना, जैसे हमारी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू होती है, तो ऐसे ही रिन्यू किया जाएगा बिल को। वो कैसे किया जाएगा, ओल्ड बिल तो कैंसिल ही हो गया, अब जो नया बिल लिखा जाएगा उसमें एक नया टाइम दिया जाएगा बायर को, 1 मंथ 2 मंथ्स। अब ये बताओ नया बिल कितने देर का लिखा जाएगा, 10,000 का लिखा जाएगा या 10,200 का? यस, ऑब्वियसली 200 रुपीज हमने किससे लेने हैं, बायर से। अब इस 200 को बोलते हैं बेटा, जो अभी आपके सामने स्लाइड है, व्हाट इज नोटिंग ऑफ द बिल एंड नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। तो नोटिंग चार्जेस के लिए एक लाइन आप लिखो कॉपी पे, राइट ऑन नोटबुक्स, हेडिंग दो नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं मतलब लिखे हुए यहाँ पे, हमने एक न्यूमेरिकल लाइन लिखनी है यहाँ पे, बस एक
once it is paid by the holder of the bill, he may be seller, और एनी, हाँ क्रेडिटर या बैंक लिख लो ऐसे, या बेरर लिख लो, वन लाइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, फाइनली, अब दो ही बताते ना, फर्स्ट और फाइनल। वंस इट इज पेड बाय होल्डर, जो उस टाइम होल्डर है, फाइनली इट विल बी बोर्न बाय, कौन बियर करेगा? बायर। फाइनली इट विल बी बोर्न बाय बायर, बायर के हिस्से में जाएंगे चार्जेस। इट विल बी, क्या बोला आपने? इट विल बी पेड बाय बायर लिख लो, या बोर्न बाय बायर लिख लो। मींस हु विल बियर, कौन करेगा? बायर। So it will be borne by the buyer. तो बायर इसको सफर करेगा, he will pay finally। इसलिए जो नया बिल लिखा जाएगा वो कितने का होगा? 10,200 का। अब यहाँ एक और टर्म आएगी, फिर जब हम रिन्यूअल में जाएंगे अगर तो हम बात करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अब सेलर क्या बोलेगा कि सर 3 मंथ्स का टाइम तो हमारा एक टर्म था, ये मैं आपको गुड्स क्रेडिट पे सेल करूंगा और मैं आपको 3 मंथ्स का टाइम दूंगा, मैंने आपसे प्रॉफिट भी तो अर्न किया ना, तो मैंने आपको 3 मंथ्स का टाइम दे दिया अपनी मर्जी से, हमारी एज पर द प्रोसीजर। और अब आप 2 मंथ्स का टाइम एक्स्ट्रा मांग रहे हो, वाई? वो क्यों मैं दूं? क्योंकि मुझे 3 मंथ्स के बाद पैसा मिलना चाहिए था 10,200, और आप बोल रहे हो 10,200 आई विल पे आफ्टर 2 मंथ्स, वाई? ये एक्स्ट्रा टाइम मैं क्यों दूं आपको? क्योंकि लीगली आप स्ट्रॉन्ग हो तभी तो आप ऐसे बात करोगे ना। तो आप बोलोगे आई विल गिव यू 2 मंथ्स मोर टाइम ओनली ऑन वन कंडीशन, आई विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम यू। सेलर बायर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा एट द रेट जो भी प्रिवेलिंग रेट होगा मार्केट में, 6%, 8%, 10%। तो बायर को वो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब जो नया बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? 10,000 जो ओरिजिनल बिल था, प्लस इसमें एडिशन क्या हुई? 200 नोटिंग चार्जेस की, प्लस अब इंटरेस्ट। वो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे 10,200 पे, क्योंकि अब वो बायर 10,200 के लिए लायबल है। अब हर चीज किसके ऊपर कैलकुलेट होगी? 10,200। या तो 200 दे दो भी मुझे, ये तो है नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, 200 तो होंगे। तो ऐसे फिर लिखा होता है कि बायर ने 200 दे दिए, या बायर ने चलो 1,200 दे दिए, कुछ तो होता है ना। यू कैन से कि देखो मेरे पास 10,200 तो नहीं है, बट आई कैन अफोर्ड 1,200, मैं इतना दे सकता हूँ, इतना मेरे पास है। तो वहां पे फिर वो 1,200 पे कर देते हैं, और बाकी का जो रह गया 9,000 उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा और उसका एक नया बिल लिखा जाएगा। तो स्टोरी यहाँ पे ओवर होती है, फिर यहाँ से एक नई स्टार्ट होती है। अब जो नया बिल आया 10,200 का, या प्लस इंटरेस्ट डाल के, या कुछ भी आया 9,200 का विद इंटरेस्ट, अब इसका क्या होगा? फिर अगेन 4 ऑप्शन है सेलर के पास। अब इस नए बिल को भी सेलर क्या कर सकता है? दे सकते हैं, एंडोर्स कर सकता है, डिस्काउंट पे दे सकता है, कलेक्शन के लिए खुद के पास रखे, रिटेन टिल ड्यू डेट। फिर वो एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, और ओरिजिनल क्वेश्चन ओवर, नया क्वेश्चन स्टार्ट। अब फिर क्या होगा उसके बाद? वो डिस्काउंट करवा देगा। अब सेकंड विल अगेन डिसऑनर्ड बाय द बायर, सेकंड विल भी डिसऑनर हो जाता है, और यहां बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। सेकंड उसको पता था 2 मंथ्स का मैं वैसे इंसॉल्वेंट होने वाला हूँ, है ना, तो उसने इसलिए 2 मंथ्स का टाइम मांग लिया। आपको पता है 2 मंथ्स का मैं हूं तो है नहीं यहाँ पे, ऐसे बोल दो सबको 2 मंथ्स के बाद। तो अब 2 मंथ्स के बाद आपने बोल दिया मेरे को, अब 2 मंथ्स के बाद हो गए इंसॉल्वेंट आप, मैं फिर भी पैसे नहीं दे सकता आपसे, क्योंकि 2 मंथ्स के बाद इंसॉल्वेंट हो गया। तो बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ये चैप्टर का एंड है आपका। अभी इतना चैप्टर हमारा होता था कोविड से पहले वाले सीन में, 2019-20 तक। लेकिन उसके बाद जब कोविड का ये हुआ, तो ये दो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, क्योंकि सिलेबस लीड किया गया, 30% सिलेबस जब रिड्यूस किया गया था हर क्लास का, तो उसमें बिल चेंज के ये 2 टॉपिक आए थे, रिन्यूअल ऑफ द बिल एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बेटा हमें एंट्री आती है। आपने बायर से 10,200 प्लस इंटरेस्ट जो भी लेना है, मान लो वो इंटरेस्ट है 200 प्लस 100 रुपीज वो ले लो इंटरेस्ट के, तो 10,200 पे जब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 6% 2 मंथ्स का, तो वो आ गया 100 रुपीज। तो आप अपने बायर से कितने रुपए लेने हैं? 10,300।
एंड ही बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो आपके वो 10,300 कभी आए ही नहीं आपके पास, वो क्या हो गई, बैड डेट्स। और बायर प्रूव करेगा अपने आप को कि वो इंसॉल्वेंट है, तो क्यों है, कैसे है, और उसके पास कुछ भी नहीं है देने को। जैसे आपको पता है इंसॉल्वेंसी केस या तो 100% इंसॉल्वेंट होता है, या वो बोलता है कि आई विल पे 40 पैसा इन रुपी। तो फिर आपको 10,300 का 40 पैसा 40% आ जाएगा, 40% आपके पास आ जाएगा, और बाकी का बैड डेट्स हो जाएगा। फिर सेलर और बायर की बुक्स में क्या क्या एंट्रीज बनती हैं। तो चैप्टर का एंड यहाँ होता है। तो 3 टॉपिक्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए बातों बातों में, एज ए स्टोरी। सीन दिमाग में बन गया होगा, हम घूम लिए सब जगह। पहला डिसऑनर का केस था, दूसरा रिन्यूअल ऑफ द बिल, और तीसरा इंसॉल्वेंसी। तो ये टर्म्स आपके सामने अभी आएंगे। देखिए, नोटिंग ऑफ द बिल आपको समझा दिया, अकोमोडेशन बिल बताया था, फ्रेंड्स के बीच में बिल बनता है जस्ट एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। फिर लास्ट में इंसॉल्वेंसी ऑफ अ सेक्टर। रिन्यूअल इज नॉट ए थ्योरी, वो तो है ना, बस एक न्यूमेरिकल बात है कि नया बिल लिख दो चलो उसके ऊपर। तो यहाँ आके हमारा ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ओवर होती हैं। देन फिर हम यहाँ से कर चुके हैं क्वेश्चन, ये मींस ये सोल्व इलस्ट्रेशंस हैं, और हमने इसके अगेंस्ट आपके बुक के क्वेश्चन कर लिए। ये सब वही है, अगर आप पीपीटी आपके पास है ही है, आप उसको देख सकते हो। यहाँ से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ये, कि पहले था रिटेन वाला केस, फिर डिस्काउंटिंग वाला केस हो गया। ये जो आपका सैटरडे, सॉरी आपका संडे और मंडे का लेक्चर था, 2 लेक्चर, उसमें सारा मैंने कवर किया। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में से ली गई है, और उसका सोल्यूशन यहाँ पे हमने पेस्ट किया है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का केस हो गया, एंडोर्समेंट का केस हो गया, यहां तक हम कर चुके हैं। तो यहां से डिसऑनर की बात स्टार्ट होती है। अब डिसऑनर की एंट्रीज क्या होंगी, तो पहले लाइव हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, उसको कुछ एंट्रीज का नोट करते हैं अपने पास। ये सिर्फ नोट करें, नोटिंग ऑफ द बिल लिख दिया आपने, नोटिंग चार्जेस मतलब। दूसरा लिखो डिसऑनर ऑफ द बिल जनरल एंट्रीज क्या होती है। डिसऑनर ऑफ ए बिल। अब हम 4 केसेस की बात करेंगे बेटा। नंबर 1 फर्स्ट केस, क्या नेम है फर्स्ट केस का, यस एवरीवन, फर्स्ट केस का नेम क्या है। बिल का फर्स्ट केस क्या था, रिटेन्ड बाय द सेलर। इस केस में एंट्रीज क्या बनती है, पहले ये बात करते हैं। फिर सेकंड केस आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 4 ही केस है। रिटेन्ड बाय द सेलर में बताओ अभी तक क्या सीन चल रहा होता है, लगाओ दिमाग। अभी हमारी पिक्चर में क्या सीन चल रहा था रिटेन्ड बाय सेलर के अंदर। सेलर की बुक्स में अगर मैं जाऊं, स्कैन करूं अगर मैं दिमाग में, तो मुझे 2 एंट्रीज नजर आ रही है। पहली एंट्री सेलर ने क्या बोली थी, बायर डेबिट टू सेल्स, और दूसरी एंट्री क्या बोली थी, यस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर। अब हमें वहां पे थर्ड एंट्री पास करनी है, तो मींस फर्स्ट 2 एंट्रीज मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मींस हमें आती हैं, और ऑब्वियसली जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो इन 2 एंट्रीज को करने के बाद ही पहुंचेंगे। तो अब जब डिसऑनर हुआ ऑन द ड्यू डेट, पहले हमने गुड्स सेल की, फिर हमें सेम डे बिल आ गया, और हमने ये डिसाइड किया कि ये बिल मैं अपने पास से रखूंगा, मुझे अभी पैसों की इतनी नीड नहीं है, आई कैन वेट फॉर 3 मंथ्स। तो जब वो ड्यू डेट आई, फॉर एग्जाम्पल ड्यू डेट इज 4 मार्च, ऐसा ज्यूम कर लेते हैं, जो भी ड्यू डेट आपको पता है ड्यू डेट का रूल्स क्या है, जो ड्यू डेट है वहां जाकर जब आपने बिल, क्योंकि अब आप खुद सेलर हो, बिल आपके पास है, तो अब जितना आप इमेजिनेशन को साथ में अटैच करोगे उतना आपके लिए कोई भी चीज ईजी हो जाती है। यू कैन रिलेट एवरीथिंग, मीन्स हम थ्योरी को भी अपने इमेजिनेशन से रिलेट कर सकते हैं, वो भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम थ्योरी को रिलेट कर सकते हैं, तो फिर थ्योरी पढ़ते ही याद हो जाती है हमें। तो ये तो वैसी न्यूमेरिकल बात है, प्रैक्टिकल सीन है, कि जब बिल सेलर के पास है तो ऑब्वियसली बायर के पास कौन जा रहे हैं, सेलर जा रहे हैं, और बायर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मना, डिनाई कर रहे हैं, आई विल नॉट मेक द पेमेंट।
या ही फेल्ड टू मेक द पेमेंट, वो करना चाहता है बट उसके पास, बेचारे के पास है ही नहीं, तो ही फेल्ड। तो अब इस केस में सेलर किसके पास जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, और वहां पर वो 200 रुपीज पे करेगा। इस पूरे सीन की, जो मैं आपको समझा चुका हूँ डिटेल में, इस पूरे सीन की एक ही एंट्री बनती है बस, जिसको बोलते हैं डिसऑनर एंट्री। डिसऑनर का एक सिंपल मीनिंग है कैंसिलेशन ऑफ प्रीवियस एंट्री। मैंने आपको चेक डिसऑनर के टाइम पे बताया था। अगर मान लो आपके पास चेक आया राम से, और आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया सेम डे या बाद में, तो फाइनली एंट्री क्या बनी कि बैंक डेबिट हो गया, आपका पैसा आपके बैंक में, आपको लगता है कि डेबिट हो गया, एसेट बन गई, और टू राम, राम से पैसा आ गया। सिंपल, राम से आ गया, राम इज ओवर, रिटर्न ऑफ, अब वो मेरी एसेट नहीं रहा, नो मोर एसेट, राम इज नो मोर एसेट, और वो एसेट क्या बन गई, बैंक। फिर जब हम डिसओनर की एंट्री पास करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अब हम फिर क्या बोलते हैं, राम डेबिट टू बैंक, जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है कि जो मैंने प्रीवियस एंट्री पास की थी, मुझे उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है, सिंपल। जैसे आप गुड्स परचेज करते हो फिर वापस करने जाते हो, तो जो भी था वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्रीवियस एंट्री को कैंसिल करना है, चलिए ध्यान करें आपका, प्रीवियस एंट्री को हमें कैंसिल करना है। तो अब क्या होगा प्रीवियस एंट्री कैंसिल, तो जो बिल मेरे पास था, बी आर डेबिट था, बिल रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको रूल्स पता है, वही डेबिट के दो रूल्स हैं, एसेट या एक्सपेंस। पहले मेरी बुक्स में बी आर एक एसेट थी, अब वो एसेट नहीं रही, वो कैंसिल होगी, क्योंकि वो क्या होगी, डिसऑनर, मेरे लिए बेकार है, वो मैं फेंक दूंगा उसको, इट्स नॉट एनी इन यूज। अब इस बिल का मेरे लिए कोई यूज नहीं, इसको फेंक दो आप, है ना, कैंसिल हो गया। अब इसकी जगह पे अल्टीमेटली आप किसको डेबिट करोगे, बायर को, प्लेसमेंट है ना। पहले जब बी आर आया था, देखो ना, इससे पहले वाली एंट्री क्या थी, यही थी जो हम सबको आती है, बी आर डेबिट माई एसेट एंड बायर कैंसल इज नो मोर एसेट, क्योंकि हर कोई एसेट है ना आपकी। मैंने अगर आपसे पैसा लेना है तो आप मेरी एसेट हो, जब तक नहीं दोगे तब तक एसेट रहोगे, जब दे दोगे तो वो किस में बन जाओगे, आप खत्म, एसेट खत्म, कैश क्रेडिट, कैश इज ऑल्सो एसेट। तो कोई प्रॉफिट लॉस होता है हमें, एक एसेट इंक्रीज होती है और एक एसेट डिक्रीज होती है, तो सेम रूल है बेटा। मैं इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको कि डिसओनर का मीनिंग लाइफ में हमेशा सेम रहेगा। तो बायर यहां पर फिर आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, बायर डेबिट टू बी आर, लेकिन किंतु परंतु कितने से, कितने से भाई बताओ, वेरी गुड, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। इंटरेस्ट की बात तो अभी नहीं ना, वो तो जब रिन्यू की बात आएगी, हो सकता है ऐसे ही मान जाए पैसा देने के लिए। रिन्यूअल केस तो इसके बाद होगा, मतलब वो आपने बताना है कि आपके सिलेबस में अभी स्कूल टीचर्स के लिए, क्योंकि +1 का सिलेबस सीबीएसई की तरफ से नहीं आता कुछ इतना, डिलीटेड सिलेबस में लिख देते हैं वो, लेकिन स्कूल टीचर अगर करवाते हैं तो आपको करना पड़ेगा। 200 रुपीज जो मैंने नोटिंग चार्जेस पे किए वो भी तो मैं लूंगा बायर से। इसके बाद है वो सब स्टोरी जो मैंने सुनाई थी आपको, कि अब हम बायर को फोन करेंगे, भाई बता क्या करना है, पैसे देने या नहीं देने, फिर वो कहेगा कि मुझे 2 मंथ्स का टाइम और दे दो, वो एक डिफरेंट केस है। वो तभी आपको क्वेश्चन में आएगा जब लिखा होगा रिन्यूअल ऑफ द बिल टॉपिक, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं है आपके लिए, अभी सपोज सिलेबस में नहीं है। तो आपने बायर से 10,200 लेने हैं, 10,000 का बिल था, और 200 रुपीज अभी अभी आपने पे किए हैं, किसको पे किए 200, नोटरी पब्लिक, कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। पर नोटिंग चार्जेस जैसा कोई नेम यूज नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस थोड़ी ना है। जैसे भी आप मुझे बोलो सर प्लीज हमें 200 रुपीज दे दो, हमने आपसे बोरो करनी है, हम आपको कल वापस कर देंगे। अब आप मुझे बताओ ना बताओ, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हमने 200 का बुक लेना है या 200 का पेट्रोल फिल कराना है, तो वो आप जानो ना, छोड़ो मुझे क्यों बता रहे हो। यू कैन टेक 200 फ्रॉम मी, मैं किसको डेबिट करूंगा, आपको। आई विल डेबिट स्टूडेंट डेबिट 200, क्योंकि मैंने तो आपसे लेने ना। अब वो 200 का क्या करते हो मुझे नहीं पता इस चीज का। तो ऐसे ही बेटा, अगर सेलर 200 कैश दे रहा है, तो वो किस चीज का दे रहा है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नोटिंग चार्जेस हैं, क्योंकि वो उसका एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि हम किसी भी चीज को तब रिकॉर्ड करते हैं अगर वो हमारा एक्सपेंस है। अगर मैं आपके घर का रेंट पे कर रहा हूं तो मैं रेंट डेबिट क्यों करूं,
मेरा रेंट थोड़ी ना वो, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको डेबिट करूँ, यू आर माई एसेट। तो यही तो कॉन्सेप्ट है ना, रेंट या आप में से क्या डेबिट होगा। रेंट तब डेबिट होगा अगर रेंट मेरा एक्सपेंस है, पर मैं आपको डेबिट करूंगा क्योंकि मुझे वो रेंट आपसे वापस लेना है, मैंने तो आपको ऐसी अमाउंट दी है। तो इसलिए यहां हमेशा याद रखना बायर डेबिट होगा। नोटिंग चार्जेस जैसा वर्ड कहीं नहीं यूज होने वाला सेलर की बुक्स में। वो सीधा क्या बोलेगा, बायर से लेने हैं, बिल इज कैंसल्ड। अगेन बायर उसके लिए क्या बन जाएगा, एसेट, और दूसरी एसेट क्या हो जाएगी, कैंसल। तो अगर हम अकाउंटिंग क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट देखें, ये हमारे जो रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है वो ये कहते हैं ना कि अगर एक डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट आएगा। तो अगर एक एसेट बढ़ रही है तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो क्रेडिट होगा, तो वो एक एसेट कैंसिल होगी। दैट्स कॉल्ड कैंसिलेशन या डिसऑनर। तो डिसऑनर का दूसरा मीनिंग क्या है, कैंसिलेशन। लिख सकते हो कैंसिलेशन ऑफ द बिल। डिसऑनर ऑफ द बिल मींस कैंसिलेशन ऑफ द बिल, जो प्रीवियस बिल है कैंसिल हो गया वो। नंबर 2, सेकंड केस क्या है, इंडोर्स ले लेते हैं। अब इसकी पूरी स्टोरी हम यहाँ पे लेके आएंगे इंडोर्स की। When bill is endorsed to a creditor, जब हमने बिल को किसी क्रेडिटर को इंडोर्स किया बेटा, तो अब बताओ प्रीवियस एंट्री क्या बनी थी उस टाइम, याद है किसी को, जब हमने ये बिल क्रेडिटर को इंडोर्स किया था। Z डेबिट टू बिल रिसीवेबल, नहीं कुछ और भी था इसमें। ये तो ठीक है, इतना तो है, अब इसमें और क्या है एक्स्ट्रा, याद नहीं आ रहा इसके साथ कुछ एक और अकाउंट, हम डिस्काउंट। हम जब क्रेडिटर को एंडोर्स करते थे बेटा बिल, तो क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट भी मिलता था। तो मैं प्रीवियस एंट्री पहले लिखता हूं यहाँ पे साइड पे। हम बोलते थे Z डेबिट 10,400 टू बिल्स रिसीवेबल काउंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ BR, लेकिन आप फुल स्पेलिंग के साथ लिखोगे ऑलवेज। टू बिल्स रिसीवेबल काउंट 10,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। ये आपकी थर्ड एंट्री बनती थी। पहली दो एंट्री तो वो सेम ही है। सैलरी की बुक्स में अभी हम सैलरी की पहली एंट्री क्या होती है बताओ, सैलरी की बुक्स में फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बायर डेबिट टू सेल्स। सेकंड एंट्री BR डेबिट टू बायर। तीसरा वो BR किसको दे दिया, क्रेडिटर को। अब ये बताओ क्या आपकी बुक्स में अभी BR पेंडिंग है नहीं ना, BR तो आपने क्रेडिटर को दे दिया, Z को दे दिया। तो जो BR पहले डेबिट था वो आपकी बुक्स में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्योंकि इससे भी प्रीवियस एंट्री जाओगे तो ये है, ये एंट्री है कि आपके पास BR आया है, BR डेबिट टू बायर। तो बायर से जो बिल आया वो आपने वही बिल किसको दे दिया, Z को दे दिया। तो ऑब्वियसली जब आप ये कोई भी क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपके पास प्रीवियस एंट्री तो पहले होंगी ही ना। तो आपको पता है कि मेरी लास्ट एंट्री कौन सी बनी है। तो कैंसिलेशन का मीनिंग ये है कि लास्ट एंट्री को ध्यान से देखो। तो लास्ट एंट्री ने हमें ये बताया कि इस लास्ट एंट्री का ये इफेक्ट है कि Z आपकी बुक्स में डेबिट हो गया और डिस्काउंट आपकी बुक्स में क्रेडिट हो गया। अब जब ये बिल डिसऑनर होगा, डिसऑनर तो बायर ही करेगा। स्टोरी आपको सुना चुका हूं मैं एक बार में कि हमारा क्रेडिटर हमारा Z क्रेडिटर बायर के पास जाएगा, बायर उसको मना करेगा, फिर वहां से Z सीधा पहुंचेगा कहाँ, नोटरी, आपके पास नहीं आएगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। अगर वो आपके पास आएगा तो वो सेफ नहीं है, उसके पास पैसा लेने का राइट नहीं है। फिर Z को पहले अपने आप को सेव करने ना। तो लॉ ने ये कहा है कि अगर आप पंगा लेते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए फिर ये क्या है। अगर आप कोई BR एक्सेप्ट कर रहे हो या किसी से आ रहा है आपके पास, तो याद रखो कि अगर ये इंडोर्स हुआ तो नोटिंग चार्जेस आपको पे करने हैं। तो Z कहाँ गया बेटा, नोटरी पब्लिक के पास, वही सेम सीन। और वहां 200 रुपीज देकर उसने वो बिल को दोबारा फिर से
रिप्रेजेंट करवाया और फिर वो डिसऑनर हो गया। अल्टीमेटली वो अपना BR लेके सेलर के घर आ गया, बोलता मुझे मेरे को पैसे दो, क्योंकि 10,000 एक आपने देने थे, वो मुझे मिले नहीं बायर से, 200 मैं भी देकर आया हूँ। पर यहाँ एक और पंगा है, वो क्या चीज का, यस डिस्काउंट का। अब वो कहता है 10,000 का तो बिल था, ये बात क्लियर है हमें। 400 रुपीज का मैंने क्या दिया था, वो क्यों दिया, पेमेंट के लिए। अर्ली अर्ली पेमेंट तो हुई, पेमेंट ही नहीं हुई, तो मैं तो ये भी सेट कर लिया चलो 3 मंथ के बाद ले लूंगा पैसा, पेमेंट तो मिले। 400 का डिस्काउंट देने के बाद भी मेरे हाथ में तो कुछ आया नहीं, नथिंग, तो वो डिस्काउंट कैंसल्ड। क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है भाई, ये तो तब दिया जाता है ना जब आपको कोई कैश दे। ये तो गुड रिलेशनशिप के अंदर मैंने डिस्काउंट दे दिया आपको, जबकि पैसा आपने मुझे उस टाइम नहीं दिया था, ये कहा था कि मिल जाएगा, श्योरिटी है 2 मंथ्स के बाद, तो मिला तो है नहीं। तो सीधा सा रूल है बेटा अकाउंटिंग का, कि अगर आपने डिस्काउंट दिया या डिस्काउंट मिला आपको और वो कैश कहीं आया गया नहीं, तो ऑटोमेटिकली दोनों की बुक से दोनों की बुक से डिस्काउंट क्या हो जाएगा, कैंसल, कैंसिल करो इसको। तो इसलिए डिसऑनर का बहुत ही सिंपल मीनिंग बताया मैंने आपको, कैंसलेशन ऑफ द प्रीवियस इफेक्ट। जो पहले कर चुके हैं उसको कैंसिल कर दो, सब वो अपने बाकी अपनी जगह पे चला गया। तो जेड जो पहले क्या हुआ था, डेबिट, आपको उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कितने से, अभी फिर नोटिंग चार्जेस की बात नहीं कर रहा मैं अभी, कितने से, 10,400 से। डिस्काउंट जो पहले क्रेडिट हुआ था वो क्या हो जाएगा, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड उसी नेम से होगा। अब इसको अलाउड मत कर देना, ये कोई नया अकाउंट थोड़ी ओपन हो रहा है कि सर आपने ही कहा था डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है उसकी। मैं यहाँ कैंसिलेशन की बात कर रहा हूँ कि जो पहले क्रेडिट था, जिस नेम से क्रेडिट था उसी नेम से क्या होगा, डेबिट होगा। तो बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, तो 400 का ही है। अब आपने 10,000 ओरिजिनली किससे लेने हैं, बायर से, वो तो आपके बुक्स में ऑलवेज रहेगा रहेगा, हर केस में ये रहेगा। एक और आप इंडिविजुअली चारों केस समझ लो, फिर मैं चारों केसेस को एक ही एंट्री में समझाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली सारा समझ आएगा कि क्या गेम है। अब चेक करो, दोनों एंट्रीज आपके सामने हैं, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटीज क्या है दोनों में, दोनों बायर हो रहे हैं। डिस्काउंट तो इस क्वेश्चन में अपने आप है तो है, इस पॉइंट में तो नहीं तो होता नहीं, वो तो डिपेंड करते हैं कि जब आपने बिल एंडोर्स किया था तो क्या आपको डिस्काउंट मिला था। तो ये पॉइंट तो ऐसा है कि कभी किसी क्वेश्चन में होगा, किसी में नहीं होगा। दूसरा, यहां BR कैंसिल हुआ था, देखो ध्यान से, यहां BR कैंसिल हुआ था, क्यों, क्योंकि बिल आपके पास ही था। ये सनलाइट है तो इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, या इस पे थोड़ा क्लियर करनी पड़ेगा, इस टेबल पे आ जाओ। पहले वाले केस में BR कैंसिल हुआ था क्योंकि बिल आपके पास था, क्योंकि बिल रिटेन वाला केस है। पर सेकंड वाले केस में BR नहीं आएगा। स्टूडेंट्स की मोस्टली जो सिली मिस्टेक होती है ना बेटा, वो ये होती है, बायर डेबिट टू BR, वो कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि BR है कहाँ आपके पास, BR तो आप क्या कर चुके हो, एंडोर्स कर चुके हो जेड को, और जब एंडोर्स किया था तब आपने उसको क्रेडिट भी किया था, देख सकते हो, वो तो उस टाइम क्रेडिट हो गया था, तो दोबारा थोड़ी क्रेडिट होगा। देखो एक चीज डेबिट हुई फिर क्या होगी, क्रेडिट, रिटर्न ऑफ खत्म होगी, उसके बाद तो दोबारा डेबिट होगी तभी क्रेडिट होगी। तो कोई भी चीज को आप 2 बार क्रेडिट नहीं कर सकते। तो BR डेबिट हुआ, फिर क्या हो गया, क्रेडिट। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना बेटा, जब आपके पास ये होगी तो ये चैप्टर तो बहुत छोटी सी चीज है कि हमने ये समझ आ गया और हमने इसमें से मार्क्स ले लिए, तो दैट इज नॉट योर टारगेट कि +1 में आपको मार्क्स लेने के लिए पढ़ने हैं। मार्क्स तो अपने आप आपके पीछे आएंगे, आप चाहते नहीं होगे तब भी आपके आ जाएंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है पहले, आपको डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा +2 में जाके। +2 में बातें तो किया करेंगे लेकिन वो डेबिट क्रेडिट थोड़ी समझ आएंगी, और तब टाइम ही नहीं होगा कि हम डेबिट क्रेडिट के थ्रू ज्यादा उसकी बात करें, जबकि हम बेसिक से थ्रू करेंगे। बट वो जो अंडरस्टैंडिंग +1 में मिलेगी आपको 1 साल में, वो +2 में वो 1 साल उस पर तो लगा सकते हैं ना। +2 का पूरा सिलेबस ही इतना ज्यादा है, 3-3 बुक्स हैं आपके अकाउंट्स की, तो यही वो टाइम है। इसलिए हर चैप्टर आपको इसी को समझने के लिए दिया हुआ है। तो ये एक चैप्टर एग्जाम्पल है कि और अच्छा लेवल ले जाओ अपने डेबिट क्रेडिट का,
बिल्स ऑफ चेंज के थ्रू। दूसरा आपको बिल्स ऑफ चेंज भी समझ आ गया क्या होता है, लाइफ में बहुत यूज होना है ये आगे स्टडी के अंदर, कहीं भी आ जाएगा BR। ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रेक्टिफिकेशन। वो तो आपके अंदर से पूरा डेबिट क्रेडिट हिला देगा, मतलब आपको पूरा एक्सपर्ट कर देगा। तो ये चीज है। तो नेक्स्ट चैप्टर तो डेबिट क्रेडिट के ऊपर ही पूरा बेस्ड। तो हर चैप्टर देखोगे तो डेबिट क्रेडिट को समझाने के लिए बनाया गया है। तो अब इस लॉजिक को समझो कि जो चीज पहले डेबिट हुई थी, BR डेबिट हुआ था जब मेरे पास आया था, तो बाद में वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इट मीन्स BR तो अब कहीं नहीं आने वाला डिसऑनर के केस में। दो ही बातें रहेगी कि डिस्काउंट कैंसिल होगा, वो कैंसिल हो गया 400 से। मुझे ये पैसे किसको वापस करने फिर, जेड को। जेड पहले भी आपकी बुक्स में क्रेडिटर था और फिर से क्या बन गया, क्रेडिटर। ये हमने फिर से उसको रिकॉर्ड कर लिया। यहां जब वो डेबिट हुआ था तो एक तरह से हमारी बुक्स में से राइट ऑफ हो गया था, क्योंकि जेड से हमारा रिलेशनशिप क्या था, पहले क्या था, क्रेडिटर। कैसे कि हमने उससे गुड्स परचेज की होंगी। ध्यान समझो बेटा, आपने गुड्स परचेज की जेड से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जेड। तो आपकी बुक्स में जेड क्या था, क्रेडिट था। फिर आपने डेबिट कर दिया, तो गेम ही तो है एक अच्छी सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम कि पहले क्रेडिट था फिर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो जेड आपके बुक्स से खत्म हो गया। अब क्योंकि जेड बेचारे को पैसे मिले ही नहीं, तो अगेन उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर दिए, वो फिर क्रेडिटर बन गया। अब जेड को पेमेंट दो ना दो, अब आपको फिर से वो क्या है, क्रेडिटर है। तो एक डिसऑनर एंट्री आपके सामने है, डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो गया 400 का जो मैंने पहले क्रेडिट किया था, जेड क्रेडिट हो गया। और एक्चुअली मुझे वो पैसा किससे लेना है, अब बायर से। अब इसमें नोटिंग चार्जेस का इफेक्ट आते हैं, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में है किसी में नहीं है। अगर आपका बायर बहुत ही हम्बल है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट ही कर रहा है, आप ट्रस्ट कर सकते हो उस पर। क्या बेनिफिट है नोटरी में जाके 200 का पे करने का, ये तो ट्रस्ट की बात है ना बेटा। जब मुझे ट्रस्ट है अपने बायर पे कि ये उसकी थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, बाद में दे देगा, तो हो सकता है मैं नोटरी पब्लिक के पास ना भी जाऊं। तो ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं दिए, सिर्फ सिंपल डिसऑनर है। अब अगर नोटिंग चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली 200 रुपीज ऐड होंगे। अब बताओ 200 रुपीज मैं कैसे लेके आऊँ यहाँ पे। हाँ, गुड, बायर और जेड में। ये देखो, ये 400, 200 और ऐड कर दिए जाएंगे इसमें, कितने हो गए, जब हमने 200 रुपीज और ऐड किए तो बेटा ये हो गए 10,600। क्योंकि जेड का हिसाब क्लियर हो गया। जेड क्या बोलता कि सर तीन बातें हैं, द 10,000 का बिल था, 400 मैंने आपको डिस्काउंट दिया था, मेरा वो भी वापस करो, और 200 रुपीज और दो मुझे, जो मैंने आपके यहाँ पे किसको पे किए हैं, नोटरी वाला को। तो बेटा जेड को 10,600 रुपीज हमें देने हैं अभी, इट्स योर लायबिलिटी नाउ। लेकिन वही 200 रुपीज हमें किससे लेने हैं, बायर से। तो जहां ऐड कर दो, तो फाइनली एंट्री आपके सामने आ चुकी है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 400, बायर अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख सकते हो 10,000 प्लस 200, या सीधा 10,200 चलता है, टू जेड 10,600। अब देखो डिस्काउंट का पॉइंट भी हो गया, नोटिंग चार्जेस भी आ गए। क्या अभी भी नोटिंग वर्ड कहीं लिखा मैंने, नोटिंग वर्ड कहीं लिखा, NOTING, नोटिंग चार्जेस कुछ वर्ड लिखा है कहीं पे, नहीं। क्योंकि बायर के लिए ये नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस होगा, पर सेलर के लिए नहीं है, क्योंकि सेलर क्रेडिटर को पे करेगा। क्रेडिटर किसको पे कर रहे हैं, नोटरी वाले को पे कर रहे हैं। एक्चुअली किसको सफर करने, ये बायर को। बिल किसका बन रहा है, देखते हैं 200 रुपीज किससे लेने हमने, बायर से। तो अब एक सिंपल लैंग्वेज में मैं एंट्री को बोलने जा रहा हूँ। देखो इधर एक बार डिस्काउंट के लिए भी, डिस्काउंट को भी हटा दो बीच में से। तो अब क्या बनी बात, डिस्काउंट सपोज इस क्वेश्चन में नहीं होता तो हम क्या बोलते, हम सिंपल बोलते बेटा कि बायर से 10,200 लेने हैं और जेड को देने। मतलब आप यू आर स्टैंडिंग हियर लाइक दैट, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, देयर टू हैंड्स, बायर से लेने हैं, क्रेडिटर को देने हैं। उससे ऊपर वाली एंट्री में क्या था,
बायर से लेने हैं, देने तो अपने आपको ही है ना, क्योंकि हमारे पास ही बिल पड़ा है 2BR। अगर ध्यान से देखोगे वहां नोटिंग चार्जेस हम खुद पे कर रहे हैं, वो अलग बात है। वहां नोटिंग चार्जेस हम खुद पे कर रहे हैं, वो अलग बात है। ये दोनों एंट्रीज क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट केस, थर्ड केस क्या हो सकता है? डिस्काउंट कर ले पहले, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। अब बताओ प्रीवियस एंट्री क्या थी? तो प्रीवियस एंट्री की अगर बात करें, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, टू क्या था? टू बिल रिसीवेबल। तो ये हमारी प्रीवियस एंट्री थी, जिसमें अगेन बिल रिसीवेबल तो कैंसिल हो गया था, क्योंकि बीआर आया, बीआर गया। किससे आया? बायर से। किसको गया? बैंक को। तो भाई बीआर तो मुझे नहीं दिख रहा, बस ये तो दिख नहीं रहा मुझे, और डिस्काउंटिंग चार्जेस भी नहीं दिख रहे मुझे यहाँ, क्योंकि ये बैंक वापस नहीं करेगा। बैंक का ये इंटरेस्ट है ना, बैंक ने आपको 3 मंथ्स पहले पेमेंट कर दी। यही होता सीन ना, कि हम 3 मंथ्स पहले बैंक के पास जाते हैं और बैंक से पैसे ले आते हैं, और बैंक उसका 200 रुपीज आपसे क्या ले लेते हैं? इंटरेस्ट। तो इट मीन एंट्री तो ये बनी थी ना 1900, हमने बैंक से ले लिए थे 1900, क्योंकि वो आपके अकाउंट में आ गए, वहां से अपने निकाल लिए होंगे। 200 के डिस्काउंट चार्जेस थे बैंक के, और 10,000 का बीआर था। तो बेटा भूल जाओ कि बैंक आपको ये 200 वापस करेगा, ये तो वापस नहीं करेगा वो तो 3 मंथ्स का क्या था? इंटरेस्ट था। ओवर। अल्टीमेट ये बात रहेगी अब, कि जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक आपसे वापस मांगेगा पैसा, ये होगा ना। सेम सीन बना बेटा, बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक किसके पास जाएगा? बायर के पास, ड्यू डेट पे। बायर क्या करेगा? डिनाई, मैंने नहीं करनी पेमेंट। फिर बैंक कहाँ भागेगा? नहीं, तुम बीच में फिर भूल जाते, नोटरी पब्लिक। बायर के पास से जब उसको मना हो जाएगा, तो बैंक को अपने आप को सेव करना है, वो कहाँ भागेगा? नोटरी पब्लिक। जैसे आपको चोट लगी तो आप घर क्यों जा रहे हो? नीचे डॉक्टर है ना, बैंडेज करवाओ। घर क्यों जाओगे आप? घर जाके क्या करोगे? वो वापस आपको यहीं लेंगे। अगर आपका फैमिली डॉक्टर यहीं नीचे ही है, फॉर एग्जाम्पल नियर बाय है, या कुछ भी फर्स्ट एड जहाँ से मिलती है आपको, तो चोट लगी, ब्लड आ रहा है, तो घर जाके क्या करोगे? घर में थोड़ी दिखाना है ये, तो बस बैंडेड करवाओ। यहाँ इंस्टीट्यूट में पड़ी है तो, या नीचे डॉक्टर मिल जाएगा हमें नियर बाय, तो करवा के जाओ ना, फिर घर जाओ, देन यू आर सेफ। घर भी जाओगे तो वो ये बोलेंगे कि करवा के आना था, अभी भी हम फिर आपको वो भी तो आपको वापस वही लेके जाएंगे। अगर आप सेलर के पास पहुंच गए, सेलर आपको गाड़ी में बिठा के कहाँ लेके जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास। इसलिए अगर आप यहाँ से सपोज इंस्टीट्यूट से घर चले भी गए और आपका ब्लड कुछ ऐसा है, तो वो आपको कार में कहीं भी बिठा के डॉक्टर के पास ही लेके जाएंगे। उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, घर में जाके बताने का कोई आइडिया नहीं बनता। उनको वहां बुला लो, वो तो आइडिया है कि मैं डॉक्टर के पास हूँ, यहीं आ जाओ आप, ऐसा ऐसा हो गया। तो कोई भी आपको उठा के डॉक्टर के पास ही लेके जाएगा, आपका घर का एड्रेस नहीं पूछेगा आपसे, है ना। ऐसे होता है ना, इंसिडेंटली कुछ भी आपके सामने ऐसा हो गया, तो आप उसको उठाओ, पर्सन को गाड़ी में रखो, ले जाओ हॉस्पिटल, उसका घर कहाँ है वो बाद में देख लेंगे ना। तो एक सीधा सा मतलब है कि जब चोट लगी डॉक्टर, फैमिली के पास जाने का कोई आइडिया नहीं बनता। ऐसे ही ये जो चोट लगी है, इसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर। तो आपको भागना है नोटरी के पास। बैंक भागेगा, चोट तो बैंक को लगी ना, सामने तो बैंक था, है ना। इसे जब बायर मना करेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली एक बार तो प्रॉब्लम किसको होगी? बैंक को। तो इसलिए बेटा ये बैंक की ड्यूटी, मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया ना लेक्चर स्टार्टिंग में, कि हु इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। लीगली उसका राइट, उसको उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जाए, उसको ही जाना पड़ेगा। अगर वो सेलर के पास आ भी जाएगा, सेलर बोला सर मेरे पास कुछ नहीं है अभी, चलो ठीक है मैं ले जाता हूँ आपको,
पैसे तो है ना, पैसे आपको देने हैं, सेलर नहीं पे करेगा नोटिंग चार्जेस, वो वंस इट विल पेड बाय। तो आप किसी को हॉस्पिटल ले भी जाओगे तो ये थोड़ी हॉस्पिटल का बिल आप पे करोगे, अब वो तो उसकी फैमिली पे करेगी, उसको बुला लो उसकी फैमिली को, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए बेटा बैंक जब बायर के पास से नोटरी के पास जाएगा तो नोटरी को 200 देकर आएगा। अब आपने कैंटी पास करनी, बात है वही कि आप सेलर हो, तो सेलर के लिए क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है जल्दी बताओ। सेलर की बुक्स में मैं किसको डेबिट करूं, यू आर ए सेलर। बैंक की बुक्स तो आपका सिलेबस ही नहीं है तो भूल जाओ बैंक आएगा आपको कभी। यस करो, लिखो फिर, बैंक बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, प्रीवियस एंट्री आप सबके सामने है ही है, आपको भी आती है, जिसको 12th तक क्वेश्चन आते हैं उसी के लिए आज का लेक्चर है। तो बेटा आज फिर आप क्या बोलने वाले हो, बायर यूर अंडर रेस्ट ऐसे बोलते हैं ना, यूर डेबिट कितने से, यस। अब तो आप एक्सपीरियंस हो गए हो, 2 केस देख लिए, बायर को छोड़ेंगे थोड़ी, बायर को जब पकड़ेंगे तो कितने से पकड़ेंगे, 10,200 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, यस बैंक को, एंड दिया किसको, एंड किसको क्रेडिट करेंगे, बैंक को ही करेंगे। 200 किसने पे किए हैं, जैसे आप कह रहे हो कैश, मैं उस पर आता हूँ, तो आपकी पॉकेट से क्या गया ये बताओ, आप क्यों करोगे 2 कैश 200, तभी तो सीन आपके साथ present। अगर मैं ऐसा समझाऊंगा तो समझ तब भी आ जाता, शायद फिर आप एग्जाम जाने से पहले आप देख के जाते। तो मेरा ट्राई ये है कि अगर अभी समझ आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना पड़ेगा वो चैप्टर, ये अंडरस्टैंडिंग है बस, मैं कौन सा कहीं से रीड करके आया हूँ, मुझे ये बात समझ आ चुकी है, और बीइंग ए टीचर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ गए, यू आर ए टीचर, आप किसी और को समझा देना, शेयरिंग तो है, नॉलेज शेयरिंग तो हो रही है, और क्या हो रही है। तो एक नॉलेज की बात है बेटा, सिंपल सी एक सीन बनाओ दिमाग में कि जब बैंक के पास बिल होगा और डिसऑनर होगा, बैंक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और वो 200 रुपीज वहां देकर आएगा, सेलर को थोड़ी पता है ये सब बातें। जब आप 200 खर्च करते हो तो मुझे पता चलता है क्या, मुझे कैसे चलेगा कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं, आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा मुझे, पैसा तो आप खर्च कर रहे हो। तो जब बैंक खर्च करे 200 रुपए, सेलर को थोड़ी पता है, सेलर की पॉकेट से 200 जा रहा है, क्या ये मैजिक है। तो टू कैश का मीनिंग होता है बेटा, टू कैश का मीनिंग है कि मेरी पॉकेट से जा रहा है, मेरी पॉकेट से तो एक ही केस में जाता है ना, पहले वाले केस में, जब बिल किसके पास होता है, सेलर के पास। तो यू आर ए सेलर, जब तक सेलर के करेक्टर में जाओगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। तो बीइंग ए सेलर सोचो बेटा कि पहले वाले केस में तुम वहां खड़े हो, सेकंड केस में तुम हो ही नहीं, सेकंड केस में नोटरी पब्लिक का कौन खड़ा है, क्रेडिटर, और थर्ड केस में नोटरी पब्लिक के सामने कौन खड़ा है, बैंक। तो सीधी सी बात है ना, बैंक को वापस करो पैसे, इसलिए बेटा आप 10,200 किसको दोगे, बैंक को। तो टू बैंक 2 बार तो लिखेंगे नहीं, इसलिए कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। और सिली मिस्टेक करनी है कर दो, या फिर एक और बी आर को ले आओ कहीं से भी उठा के, तो बी आर कैसे आ जाएगा, वो तो पहले कैंसिल हो चुका, आपके बुक्स में उसका अकाउंट ही नहीं है ही नहीं। जैसे आप जब जब यहाँ से चले जाओगे, देन अभी आई विल से कि निखिल होमवर्क हो गया, मैं किससे बात कर रहा हूँ, है ही नहीं, निखिल आया था चला गया, डेबिट हुआ क्रेडिट हो गया, अब क्लास में वो है ही नहीं, मैं किससे बात करूँ, किसी से नहीं। जब आपका अकाउंट ही क्लोज हो गया तो वो अकाउंट बीच में नहीं आएगा, या तो फिर से रिकॉर्ड करना हो तो अलग बात है। तो बी आर बेटा डेबिट हुआ था जब बायर से आया था, बार बार बोल रहा हूँ, फिर बी आर क्रेडिट हो गया जब हमने बैंक को दिया या क्रेडिटर को दिया, अब बी आर नहीं है। बी आर को मिस करते हो वो अलग बात है, समझ आती है, पर बी आर नहीं है, मिस करते रहो कोई दिक्कत नहीं, याद करते रहो उसको, पर बी आर आपके सामने नहीं है, आपके सामने सिंपल है 2 लोग, पहला कौन है, बायर, कि बायर से लेने हैं, दूसरा कौन है, बैंक, रियलिटी तो यही है। और अगर सिंपल एक लाइन हिंदी में बोल दो बेटा, जस्ट लाइक ए डायलॉग, बायर से लेने हैं बैंक को देने, एक बड़ी सिंपल सी लाइन है, आप घर जाके किसी को बोल दो उसको याद हो जाएगी कि हाँ यही तो है बात, कि बायर से लेने हैं और बैंक को देने हैं। आप स्टूडेंट हो, मैंने आपसे फीस लेनी है, ठीक है, मैंने संजीत सर को देनी है, ऑब्वियसली उनको सैलरी मिलेगी, अब आप फीस दोगे तभी तो सैलरी मिलेगी उसको, तो आपसे लेने पैसे उसको देने, मैं मेरे पास तो है नहीं वो पैसा,
मैं तो मीडियोकर हूँ, मैं तो आपसे फीस लेके आगे देता हूँ लैंडलॉर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, है ना, पेट्रोल, फोन का बिल। तो इट मीन्स एक बिजनेसमैन, इकोनॉमी की स्पीड है, इकोनॉमी की ग्रोथ है एक बिजनेसमैन, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब करता है, हम लोगों से इकोनॉमी चल रही है। अदरवाइज तो आप मुझे फीस मत दो, वो भी फ्री में जॉब कर ले, रेंट भी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो, ग्रोसरी मुझे फ्री मिल जाए, तो मुझे पैसे लेने नहीं आपसे, बिकॉज क्या करना है मैंने उस पैसे। अगर मनी की वैल्यू जीरो हो जाए, सब कुछ फ्री हो, तो मैंने आपसे लेनी नहीं फीस। तो इसमें है क्या बेटा, डेबिट क्रेडिट, हर जगह पे डेबिट क्रेडिट तो है ना। मैंने अगर आपसे पैसे लेने हैं तो किसी को देने भी तो है ना, तो एक डेबिट और एक हर बार ऐसे मिलेगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूल एस्पेक्ट, ईच डेबिट हैज इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसलिए अगर मैंने बायर से लेने हैं तो बैंक को देने हैं। टू कैश कहीं नहीं है, नोटिंग चार्जेस कहीं नहीं है। फोर्थ केस क्या है जी? हाँ जी, हाँ लिखिए फिर। बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पे बताइए प्रीवियस एंट्री क्या थी? आपका स्टेट ऑफ माइंड चाहिए यहाँ पे क्लास में। हाँ, क्या बोला? बैंक बैंक डेबिट नहीं था दिया, क्योंकि पैसे तो हमारे पास आए। हमने किए कि नहीं होमवर्क कभी? यस बेटा, वो कब नहीं बनती, अब लिखाता हूँ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन डेबिट हुए थे टू बिल रिसीवेबल। उसके बाद कब बनी एंट्री बताओ? आए कहाँ है, ये तो पॉइंट है आज का, डिस्टर्ब हो गया ना बिल मेरा। इसके बाद ही तो यहाँ पे पॉइंट है कि बिल का पेमेंट बायर ने नहीं किया। तो स्टोरी वही है बेटा अभी भी। आप बैंक फॉर कलेक्शन जो उसका एक डिपार्टमेंट है, उसके पास बिल दे देते हो और एंट्री पास कर देते हो। बिल फॉर कलेक्शन या बैंक फॉर कलेक्शन कुछ भी लिख देते हैं, इसके दो तीन नेम चलते हैं ऐसे, किसी नेम से आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। उसके बाद फिर स्टोरी वही सेम, हमारा वो कलेक्शन डिपार्टमेंट, जो बैंक फॉर कलेक्शन एक डिपार्टमेंट का नाम है बैंक के, वो किसके पास जाएगा? नहीं, पहले बायर के पास। पहले किसका जाएगा? बायर के पास। बायर क्या करेगा? डिनाई करेगा, मना करेगा। तो फिर वो भागेगा कहाँ? नोटरी पब्लिक के पास, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा सेलर के पास, कोई काम ही नहीं सेलर को, बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। तो वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, बैंक फॉर कलेक्शन, और वहां 200 देकर आएगा, फिर सेलर के पास आएगा कि सर ये पकड़ो अपना बिल, बताओ हमें 10,200 कब दे रहे हो आप, है ना। तो अब यहाँ पे वही सेम सीन, यू आर ए सेलर, ये पूरी सीन में आप नहीं हो कहीं भी, ये सीन तो अपने आप होता रहेगा, क्योंकि आप ना क्रेडिटर हो, ना बैंक फॉर कलेक्शन हो, ना बैंक फॉर डिस्काउंट हो, कुछ भी नहीं हो आप। तो अब आप क्या कहोगे? आपके पास फिर वही डायलॉग है कहने के लिए, एक ही डायलॉग है आपके पास, क्या? बायर से लेने, बैंक फॉर कलेक्शन को देने। तो ये तो कुछ है ही नहीं डिसऑनर की सर, क्योंकि एक ही तो एंट्री बार बार कर रहा हूँ मैं। अगर ध्यान से देखोगे कि मैं टाइम पास क्या कर रहा हूँ आपके साथ, यही तो कर रहा हूँ, बायर डेबिट। या तो एक एंट्री को हम 5 मिनट सीख के क्लास खत्म कर दें, टॉपिक पूरा सिखाना है तो ये एंट्री बार बार आएगी। अल्टीमेट समझ आपको ये आएगा कि सर 5 मिनट की बात थी, बायर ही डेबिट होगा हमेशा। कितने से डेबिट होगा? 10,000। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या बोलते हो। अब मैं क्रेडिट किसको करूँ? टू, अच्छा जो नेम होगा यहाँ पे, कई बार नेम बैंक फॉर कलेक्शन में लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट, वो चलता है, हर बुक में अपना कई बार यूज करते हैं। तो बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये हमने अगर क्रेडिट कर दिया बेटा, तो ये बताओ कितना से क्रेडिट होगा? अब देखते हैं कितना दिमाग है, कितने से होगा ये बताइए। 10,000 से होगा, 10,200 से होगा, 10,200 से। तो
दूसरी ऑप्शन दिया बता रहे हैं कि ये 10,000 से होगा और 202 बैंक अकाउंट होगा। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना, या ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है? स्पेक्स बनते हैं ना तो वो पूछते हैं ये बेटर ऑप्शन है, ये बेटर ऑप्शन है, क्या लग रहा है आपको? ये अच्छा दिख रहा है आपको, यहाँ क्लैरिटी ज्यादा है, या ये 10,000 से ही होगा क्योंकि वो 10,000 से डेबिट हुआ था? देखो ना, जब आपने प्रीवियस एंट्री को देखो, मेरे समझाने से समझ नहीं आएगा आपको। आप प्रीवियस एंट्री को देखो कि बैंक बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितने से डेबिट हुआ था, तो वो 10,000 से ही क्रेडिट होगा। और आप बोलोगे सर आप खुद ही तो बोल रहे हो कि वो नोटरी को 200 रुपए देके आएंगे, तो डिपार्टमेंट थोड़ी 200 रुपए देगा, देगा तो बैंक ना। जैसे बोलो बेटा क्लासरूम गई थी पे करने, क्लासरूम नहीं गया था, क्लासरूम में पे नहीं किया, मैंने दिया, मैं ओनर हूं। इस क्लासरूम में अगर प्रोजेक्टर खराब होगा तो मेरी पॉकेट से पैसा जाएगा, कहने में आएगा क्लासरूम 1 का प्रोजेक्टर खराब हो गया तो क्लासरूम 1 का खर्चा हो गया, घर का खर्चा हो रहा है, तो कर कौन रहा है? ओनर कर रहा होगा। नाम आता है कि घर का खर्चा काफी ज्यादा हो रहा है, करने वाला तो ओनर है ना, डिपार्टमेंट थोड़ी खर्च है, घर थोड़ी जाके मार्केट से परचेजिंग कर रहे हैं। कौन खरीद रहे हैं? ओनर, घर में जो रहते हैं। ऐसी बेटा डिपार्टमेंट का नाम है वो, एक्चुअली वो पैसा कौन पे कर रहा है? और बैंक, और वो भी इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन पे कर रहा है, पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक जब पे करेगा वो तो अपने वॉलेट कैश में से करेगा। बैंक का अपना भी तो कैश होता है ना, बैंक इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे मैं लेके चलता हूँ पैसे, उसके पास भी पड़े हैं, पर अल्टीमेटली वो आपके अकाउंट से निकाल लेगा। पॉइंट ये है कि जब बिल डिसऑनर होगा आपके अकाउंट में से 200 रुपए अपने आप माइनस हो जाएंगे, ऑटोमेटिक है। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्या हम आपके अकाउंट से 200 रुपए निकाल लें, वो आपने पहले ही साइन करके दिए हुए हैं। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो बोलते हैं जहां जहां टिक लगी है वहां साइन कर दो। हर कोई हमें इलिटरेट बना देता है उस टाइम, और हम बंद भी जाते हैं। जहां जहां टिक लगी है आप मतलब ही ना पूरा फॉर्म पढ़ोगे, 10 पेज का फॉर्म होता है बैंक का जब अकाउंट ओपन करते हैं, और हम सबका अकाउंट है बैंक में। पूछ के देखना कि क्या आपने फॉर्म भर रीड किया था, नोबडी विल से। मीन्स अगर मैं बात करूं किसी से भी, आप अपने पेरेंट्स से बात करना कि क्या आपने बैंक का फॉर्म पढ़ा था, रीड किया था जब आपने अकाउंट ओपन किया था, दे विल से नो, आरबीआई है ना, हमें ट्रस्ट है कि बैंक हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। अगर मैं आपको लिख के भेजू 10 पेज का फॉर्म, को पहले पढ़ेंगे क्या क्या लिखा है सर ने, ऐसे नहीं साइन करने, पहले पढ़ो क्या लिखा है। क्योंकि मेरे पे शायद ट्रस्ट नहीं होता लेकिन बैंक पे है हमारा, इसलिए हम बैंक पे ट्रस्ट करते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक का फॉर्म बने, और जहां जहां साइन कहते हैं कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पर उसने सब तो लिखवा रखे आपसे कि जब भी कुछ ऐसा होगा हम आपके अकाउंट को डेबिट करेंगे, आई एग्री, आपने साइन कर दिया यस। अब ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, कोई झगड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे कि आपने मेरे अकाउंट से निकाल के चलिए 200 पूछे बिना, तो बैंक बोलेगा आपने लिखा हुआ है आई एग्री साइन, आपके साइन है ना यस। तो इसलिए बैंक आपसे कभी नहीं पूछता, बस आपके अकाउंट से निकालते हैं पैसे। तो ये पॉइंट वो है बेटा कि 200 रुपीज क्रेडिटर तो अपनी पॉकेट से देता था, तो वो एक पर्सन था तो मैं उसको वापस करता था। बाकी दोनों केस में बैंक, चाहे डिस्काउंट वाले केस में बैंक है या सेंट फॉर कलेक्शन वाले केस में बैंक है, वो आपके अकाउंट से 200 पक्का डेबिट करेगा। तभी ये पॉइंट वहां बीआरएस में आता था। अब शायद आपको समझ आते, तब शायद नहीं भी आया हो कि बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिटेड नोटिंग चार्जेस 200, तो आपके अकाउंट से बैंक ने निकालने हैं 200 रुपए, तो इसलिए बेटा बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि आपकी कैश बुक में भी वो 200 का पेमेंट आ जाए। तो ये मीनिंग होता है, बट हम एक लेमैन के तौर पे ऐसा बोल सकते हैं कि वो 200 रुपए हमने किसको देने हैं? बैंक को। पर बैंक फॉर कलेक्शन नहीं आएगा वहां पे, बैंक फॉर कलेक्शन या बिल फॉर कलेक्शन अपनी अपनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि 200 जब देने की बात आएगी तो डिपार्टमेंट भी अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट भी बैंक से लेके पे कर रहे हैं, और बैंक आपके अकाउंट में से निकाल रहे। इस पूरी प्रोसेस का एक एंट्री, बस 2 एंट्रीज कहीं नहीं बनेगी, कंप्लीट प्रोसेस की एक एंट्री। सीधा आपने एक फाइनल डायलॉग बोल दें, बायर से लेने हैं, बैंक को देने हैं, बिल फॉर कलेक्शन कैंसिल्ड, क्योंकि वो कैंसिल हो गया, पैसे वो कलेक्ट कर ही नहीं पाया, तो मेरे लिए तो बेकार है वो। दिस इज द डिसऑनर एंट्री विद नोटिंग चार्जेस। अब हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही एंट्री पास करते हैं चारों केस की। वो तो बेटा उसने डाले नहीं कभी। ये देखो प्रीवियस एंट्री क्या थी, मैंने बिल फॉर कलेक्शन को कहा कि ये 10,000 का बिल रख लो, उसने रख लिया। बाद में वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं
कि सर ये बिल तो डिसऑनर हो गया, इसके अगेंस्ट तो कुछ मिला ही नहीं। पूरे प्रोसेस के बैंक में तो कोई चार्जेस नहीं पे किए, लाइक हमने बैंक को कोई चार्जेस नहीं, इस पूरे प्रोसेस में पहला पॉइंट कि बैंक को 10,000 तो मिले नहीं बायर से, इसलिए हमने डेबिट किया उसको, तो बैंक बोलेगा आप इसको कैंसिल करो, आपने हमसे नहीं लेने कोई पैसे, हमें मिले नहीं जब। बट हम आपके भी यहाँ पे 200 देकर आए ना, और वो उन्होंने काट वो काट ली। तो बैंक को यहाँ फायदा हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एक सर्विस है बैंक की विदाउट चार्जेस, क्योंकि डिस्काउंट वाले केस में तो उनको वो इंटरेस्ट मिल गया था। यहाँ तो मैंने पहले ही बताया ना कि यहाँ बैंक जस्ट एक सर्विस दे रहे हैं, जिसमें आपको बोल दो कि बेटा जाते हुए मेरा वर्क कर दोगे तो आप कर दोगे, अब पैसे थोड़ी मांगोगे मेरे से कि सर अगर इसके इतने पैसे लेंगे, फिर तो मैं बाहर से किसी से करवा लूँ। आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपसे फेवर ले सकता हूँ कि क्या ये मेरा वर्क कर दोगे आप। तो एक सर्विस है, जब हम एक गुड रिलेशन में हैं तो हम एक दूसरे को वर्क देते हैं, सर्विस लेते हैं। तो बैंक भी ये कहते हैं कि यू आर माई क्लाइंट, तो मैं आपके भी यहाँ पे ये सर्विस दूंगा, आपके कहने पे मैं जाऊंगा। मैं जैसे आपको बोल सकता हूँ बेटा मेरे भी यहाँ पे आप बुक सेलर के पास जाना और उससे बुक लेके मुझे को दे देना, तो ये एक सर्विस आपके मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बैंक की तरफ से सर्विस है, बैंक ने कुछ करना थोड़ी है, बिल पीओन के हाथ भेजने, उसने पैसे ला के बैंक में डाल देने आपके, तो नॉर्मल कोर्स में पैसा आ जाता है। और जब पैसा आ जाता है फिर हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तब भी बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो कैंसिल होते हैं ना, वो तो कैंसिल होना ही होना है क्योंकि वो डेबिट हुए क्रेडिट होने के लिए। अल्टीमेटली पैसा बैंक में आ जाता है, तब भी बैंक आपसे कोई पैसे नहीं लेता। देखो बैंक को कोई फायदा नुकसान तब भी नहीं होता, बिल्कुल ये फैसिलिटी है, इसके चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर कोई बैंक चार्जेस रखना चाहे तो नॉर्मल बैंक चार्जेस के अंदर ही ले सकता है आपसे, जैसे प्राइवेट बैंक चार्जेस ले लेते हैं आपसे क्वार्टरली मंथली, तो वो चार्जेस उनको मिल ही रहे हैं, क्योंकि हमने हायर तो किए हुए हैं बैंक को और वो हमसे पैसे तो ले ही रहा है, ये चीज़ है। तो स्पेसिफिकली 10,000 में से कुछ चार्जेस वो डिडक्ट नहीं करेगा, ये मत माइंड में रख लो। अलग से वो ले सकता है आपसे, कुछ लेना चाहिए वो नॉर्मल बैंक चार्जेस का ही पार्ट होगा, उस पैकेज के अंदर ही आ रहे हैं, राइट। इसलिए ये एंट्री बनेगी। आपके डाउट इस तरह की क्लैरिफिकेशन इफ यू नीड। अब हम चारों केस की एक एंट्री बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनती है ना, फिर परफेक्शन मिलेगी। नंबर 1, इन चारों केस में कॉमन क्या था, आप सर्टन हो गए, इससे आपकी स्पीड बनेगी बेटा कि जो मर्जी हो जाए मुझे बायर को तो डेबिट करना है, छोड़ना नहीं है। कितने से, 10,200। तो डिसओनर की जितने, अब क्योंकि इसके जितने क्वेश्चन डिसओनर की हैं तो आप होमवर्क कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसी चीज पे डिपेंड है कि आपको हर केस में क्या बोलना है, बायर डेबिट 10,200 बायर से लेने हैं, तो देने किसको है, अगर बायर से लेने किसी को देने भी तो होंगे, किसको देने हैं। अब हम केस वाइज चलते हैं, पहले केस में बिल मेरे पास था, अपने आप को ही देने हैं, बिल मेरे पास ही पड़ा अभी, तो मींस मुझे अपने बिल को कैंसिल भी तो करना है, इसी के बहाने से कैंसिल होगा वो आ तो गया तो नहीं, अभी डेबिट तो हुआ क्रेडिट तो नहीं हुआ, और डिसओनर का पहला मीनिंग ये है कि बिल को कैंसिल करो, बेकार है बिल ये। तो इसलिए जब पहला केस है तो मैं बोलूंगा बायर से लेने हैं, देने किसी को नहीं, किसको देने हैं, किसी को नहीं, क्योंकि बिल तो मेरे पास है, आपका रिलेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ बैंक के साथ, क्रेडिटर के साथ। तो क्योंकि उस केस में पहला केस ही तो ये है ना जिसका नाम ये रखा है, बिल इज रिटेन्ड बाय सेलर टिल ड्यू डेट, तो बिल आपको अपने पास ही रखना है और आपके पास ही पड़ा था, तो इसलिए अब आप अपने बीआर को कैंसिल करोगे। बिल कितने का है, तो वो तो कभी 10,200 का था ही नहीं, तो ये 200 क्या है, यस। आप ना भी चाहोगे तो भी यहां से आप टू कैश लिखे बिना बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि 200 क्या है, फिर 200 क्या है, नोटिंग चार्जेस। किसने पे किए, आपने पे किए, आप सेलर हो, तो आपके सीन में बेटा आप नोटरी वाले के पास खड़े हो कि नहीं खड़े, दे रहे हो 200। तो अगर इमेजिनेशन को यूज करते हो तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं, क्योंकि अभी भी तुम यहाँ बैठे बैठे अपने आप को इमेजिन कर लो घर पे, तो आपका दिमाग घर में चला जाएगा, कहीं भी इमेजिन कर लो। फिजिकली आप क्लास में होगे
लेकिन आपका दिमाग वहां होगा जो आप सोच रहे हो। तो थॉट प्रोसेस की गेम है सारी। इसलिए कौन इंटेलिजेंट है स्टडीज में? जो क्लास के अंदर 1.5 घंटा अपने आप को रिलेट कर पाता है टॉपिक के साथ, टीचर के साथ। नहीं तो इस 1.5 घंटे में तो 10 बार आप जाते होगे बाहर, दिमाग में क्या सोच रहे हो थोड़ी पता हमें, है ना। तो अब अगर दिमाग में घर वालों की बात या कुछ भी, स्कूल फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या चलता है दिमाग में, वो जब भी जाओगे तो यहां से एब्सेंट हो जाओगे, तब जाओगे, एक ही जगह हो सकते हो। इसलिए बेटा इमेजिनेशन में इमेजिन करो कि सैलर ही वहां खड़ा है, सैलरी वहां खड़ा है, तो फिर ये केस कैसे भूल जाओगे आप? वो सैलर जब खड़ा है तो अपने पॉकेट से देगा 200, और कौन देगा? तो 2 कैश ही आएगा। नंबर 2, अब अगर ये रिटेन वाला केस नहीं है तो दूसरा केस कौन सा है? क्रेडिटर वाला। तो हम क्या बोलने वाले हैं? जस्ट एक सिंपल बात, यस, ये पैसे मैंने जेड को देने हैं। क्या यहाँ पे आपका कोई लिंक है 200 के साथ? 200 का नोट, नया वाला पुराने वाला, वो किसने देखना है? जेड ने। आपने थोड़ी देखना है, क्योंकि नोटरी के पास आप नहीं खड़े। अब कौन खड़ा है? जेड। आप तो घर बैठे हो, इसलिए आपको सीधा बोलना है बस 10,200। हाँ, यहाँ मैं एक केस बीच में डाल सकता हूँ, डिस्काउंट वाला बस। तो अगर वो है वो भी डाल देते हैं। अब जेड कहता सर ये तो ठीक है सब, आपने मुझे 10,200 देने हैं, 10,000 का बिल था, 200 का नोटिंग चार्ज मैंने दिए, 200 का नोट वो मुझे वापस चाहिए। एक और बात भूल गए, जब आप मेरे पास ये बिल लेके आए थे अर्लियर, तो मैंने आपको क्या दिया था? 400। 400 का डिस्काउंट दिया था, वो भी तो कैंसिल करो। अब बोलोगे वो छोड़ दो, क्यों छोड़ दे? किस बेस पे? कुछ मिला मुझे क्या? जेड ऐसे ही वो तो बोलेगा ना आपके साथ कि किस बात पे छोड़ दूं मैं वो 400? मैंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि मुझे पैसा मिलना था, पैसा तो मिला नहीं, धक्के खा के वापस आ गया मैं। पहले बाया के घर गया, फिर कहाँ गया? नोटी वाले के पास आया, वो मिला क्या? कुछ भी नहीं, टाइम अलग से वेस्ट होगा। तो मैं तो डिस्काउंट कैंसिल करने वाला हूँ वो। तो डिस्काउंट पक्का कैंसिल होगा बेटा। और जब कैंसिल होगा आपको बताइए, पहले क्या हुआ था? अब डेबिट हुआ। हमें प्रीवियस एंट्री को देखने की नीड ही नहीं है, जब हम पूरा क्लियर है, स्टेट ऑफ माइंड है हमारा इस टाइम। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो पहले क्रेडिट हुआ था वो क्या हो गया? डेबिट। कितने से? 400 से। अब ये 400 रुपीज यू नो किसको देने आपने? जेड को, क्रेडिटर को। अब ये आप टू बैंक लिख दोगे यहाँ, मतलब ऐसे कुछ भी कैसे लिख दोगे आप? टू बैंक लिख दिया आपने, टू कैश लिख दिया। भाई ये 400 रुपए तो हमने अभी वापस जेड को करने हैं, कर देंगे। अब जेड फिर से हमारा क्या बनने जा रहा है? क्रेडिटर। फिर जेड से स्टोरी स्टार्ट होगी कि सर प्लीज 1 मंथ का टाइम दे दो हमें, वो वाली चीज जेड के साथ रहेगी। पर एक बार फिलहाल जेड को आप कितने से क्रेडिट कर दो? 400 से। ये सेकंड केस हो गया। जितना हमने अभी तक स्टडी किया है उसे इस 10 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो, और उसके बाद 5 मिनट में आप दिमाग में सोच सकते हो, फिर खत्म बात। 10,600 से। अच्छा मैंने 2 पॉइंट लिख दिया, सॉरी, 600। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या है? आपने बैंक से क्या किया? डिस्काउंट किया। उस केस में भी जो बैंक का डिस्काउंट है उसको कोई आना नहीं, वो तो नाम है डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो बैंक का क्या है? इंटरेस्ट। एक बार बैंक ने आपसे ले लिया तो ले लिया, वापस नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वो पैसे जो मैंने बायर से लेने हैं, किसको देने हैं? बैंक। तो जेड के केस में सिर्फ डिस्काउंट वाला पंगा थोड़ा सा है, कहीं आ जाए तो, अदरवाइज तो हर बार एक ही बात बोलनी है। टू क्या? मेरे पास बिल है, टू बी आर। जेड के पास है, टू जेड। बैंक के पास है, टू बैंक। एक डिस्काउंट को हम अगर साइड पे कर दें एक्सेप्शनली, तो एक ही एंट्री बनी, बने एक ही एंट्री, बाय डेबिट ही हो रहा है हर बार, और वो चीज क्रेडिट हो रही है जो केस है। बी आर आपके पास है, टू बी आर, टू जेड, टू बैंक। तो एक छोटा सा पॉइंट है डिस्काउंट चार्जेस का, अगर सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड का, अगर वो जेड के केस में हो तो। फोर्थ केस में बिल किसके पास था भाई? बैंक के पास। बैंक फॉर कलेक्शन, तो उसको दे दो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, या बैंक फॉर कलेक्शन भी इसका एक नेम है, शॉर्ट नेम, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। जैसे हम चेक कलेक्शन के लिए भेजते हैं ना बैंक में, जैसे आपने सुना ही ना कैश बुक में, बीआरएस में, कि आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया,
कलेक्शन के लिए भेज दिया तो क्या बैंक आपके चेक में से पैसे काटता है? नहीं, पूरे पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। आपने फीस का चेक दिया मुझे 10,000 का, तो 10,000 ही आएंगे मेरे अकाउंट में। हाँ, बैंक अलग से मेरे से क्या ले लेगा? क्वार्टरली चार्जेस। वो बैंक की एक पैकेज है कि उसने आपसे 200-400 रुपये जो लेने हैं क्वार्टरली लेने हैं, सारी सर्विस फ्री है, ठीक है ना, वो उसकी सर्विस है। तो कलेक्शन एक सर्विस है बैंक की। तो यहाँ नहीं सोचना कि बैंक आपसे कोई पैसे काटेगा। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर एक पॉइंट है कि 10,000 से ही करने के, क्योंकि जो 200 के नोटिंग चार्जेस है वो बैंक जब पे करेगा तो आपके अकाउंट में से निकाल लेगा। तो बेटा ये आपका ऑलमोस्ट इस 90 मिनट्स का रिजल्ट है। अब शॉर्ट में चाहे हम 10 मिनट में कर लें इस केस को, बट पूरी डिटेल डिस्कशन विद स्टोरीज, क्योंकि कभी भी +2 में ये टाइम हमारे पास नहीं होगा। जितना मैं अब आपको डिटेल में बता रहा हूँ यही आपका नॉलेज का पार्ट है। कल को आप एक्सप्लेन करोगे जब किसी को, तो इसी का 90% 80% या शायद 100% डिलीवर कर पाओ। और ये फुल स्टोरी है। अब +2 में आपके पास आएगा पॉइंट कि बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड, तो वहां कोई स्टोरी सुनाई जाएगी आपको, स्टोरी आपके दिमाग पहले से। तो वही तो फर्क होता है ना, जब +2 में नए स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे, उनका बेस अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो वहां आपको तो समझ आ रही मेरी बात, और नए स्टूडेंट को स्टोरी पता नहीं, शायद वो कहीं ना कहीं क्रैमिंग कर रहा था, कोई कैसे कर रहा था, आई डोंट नो कैसे कर रहा। ये बड़ी प्रॉब्लम आती है +2 में। अब बिल डिस्काउंट विद बैंक हमारे स्टूडेंट को पता है, तो वो बोला बेटा एक डायलॉग है, तो स्टूडेंट बोलता है यस सर, बाहर से लेने हैं, बैंक को देने हैं। ये पॉइंट आपको +2 में कितने चैप्टर्स में आएगा। तब शायद आप पार्टनरशिप कर रहे होगे, लेकिन पॉइंट तो वही है ना कि बायर इज योर डेटर, डेटर को डेबिट करना है और बैंक को क्रेडिट करना है, जिसके दो इफेक्ट आएंगे। ये कोई भी चैप्टर की बात कर सकता हूँ मैं +2 की। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना +2 में, अभी तो क्या बैलेंस शीट तक पहुंचे नहीं आप लोग, जब आप फाइनल अकाउंट्स कर लोगे तो समझो आप +2 में आ गए। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स करने का मतलब दैट इज अ गेट वे टू +2। फिर आप फाइनल अकाउंट्स करके +2 के बैच में चाहे परसों ही आ जाओ या 1 साल के बाद आओ, मीन्स वो अलग बात है, 12th में जब जाओगे तब आओ, बट यू आर एलिजिबल। फाइनल अकाउंट्स करने के बाद आप सीधा +2 में एंट्री ले जाते हो। स्कूल में कब जाओगे +2 में, या कोचिंग में कब जाओगे, वो अलग बात है। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आपको ये सिखाएगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। अब ये जो बातें ये बैलेंस शीट की हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बायर डेबिट, तो बैलेंस शीट में मेरे डेटर बढ़ गए, मेरी एसेट बढ़ गई। फिर मैं बोलूंगा टू बैंक, तो बैलेंस शीट में मेरी एक एसेट कम होगी। मैं जस्ट एक इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि आगे जाके इंपॉर्टेंस क्या होगी। बट वहां स्टोरी सुनाई जाएगी कि बैंक बायर के पास गया बेटा, बायर ने डिनाई किया, फिर वहां से वो भागा नोटरी के पास, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, नथिंग, क्योंकि उस 1.5 घंटे के अंदर टाइम ही नहीं है ये समझाने का। दैट्स वाई वो स्टोरी आज की है, वो +1 के 90 मिनट्स हैं जो आपको सुनना है ध्यान से। अब आपकी नॉलेज का पार्ट है फॉर एवर। अब हम बस, हमारा कंपाइल्ड हो गया अभी। अब कल से मैं भी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका आपके लिए, दोबारा सुन लो उसको जितना मर्जी रिकॉर्डेड लाइन पे। लेकिन हमारी ये कंपाइल्ड एंट्री है। अब हम जब भी डिसऑनर की बात करेंगे सीधा एक ही डायलॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे सब लोग, बोलो भी, बायर से लेने हैं विद नोटिंग चार्जेस। किसको देने हैं? हाँ, मेरे पास है तो 2BR, क्योंकि सेलर खुद को थोड़ी लिखेगा 2 सेलर, ऑब्वियसली ये तो गलती नहीं कर सकते, ब्लंडर मिस्टेक कर सकते कि 2 सेलर लिख दिया सेलर की बुक्स में, ऑब्वियसली वहां BR कैंसिल होगा, 2BR, बट साथ में 200 रुपये जाएंगे भी, 2 कैश। इसलिए ये आपका एक स्क्रीनशॉट है, आपके पास दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो इसलिए 2BR, मेरे पास BR था, 2Z, जेड के पास था, 2 बैंक, बैंक के पास था, 2 बैंक फॉर कलेक्शन। सिंपल एक लाइन। बाकी छोटी छोटी बातें ये हैं कि डिस्काउंट हुआ उस केस में डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस अगर मैं पे कर रहा हूँ मेरी पॉकेट से जा रहे हैं तो 2 कैश हो जाएगा, और अगर यहाँ अगर बैंक पे करा तो 2 बैंक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बस वो साथ में अटैच हो जाएंगी। बड़ी बात क्या है, बाय डेबिट, 2BR, 2Z, 2 बैंक फॉर कलेक्शन, 2 बैंक होगी ना। 10 सेकंड लगे मुझे बोलने। तो इसको बोलते हैं कि जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट 10 सेकंड का ही होता है, राइट। ये आपको करना है लास्ट में हमेशा कि मैंने इस टॉपिक से क्या सीखा। ये एंट्री है बेटा हमारी रहेगी तो फाइनली। अब ये तो सेलर की बातें सारी खत्म होगी। अब 2 मिनट के लिए बायर के पास होती है कि बायर का क्या हाल है। सपोज यू आर ए बायर नाउ,
बायर की बुक्स बहुत इजी हैं क्योंकि उसकी फिक्स है 3 एंट्रीज। हाँ जी, पहली एंट्री क्या थी बायर की बुक्स में? परचेजेस डेबिट टू सेलर। दूसरी एंट्री क्या थी? सेलर डेबिट टू बिल्स पेबल। ये 2 एंट्रीज हम सपोज कर चुके हैं पहले से। आज डिसऑनर का केस है, तो बायर क्या करेगा डिसऑनर पे? अब वो सेम सीन आ गया कि सेलर पहुंचा, बैंक पहुंचा, जो मर्जी पहुंच रहे, बायर तो एक ही बात बोल रहे कि जो मर्जी आज मैंने पैसे देने, डिनाइड, पेमेंट के लिए मना कर दिया उसने, तो वो क्या करेगा? कैंसिलेशन। डिसऑनर का मीनिंग उसके लिए भी तो सेम ही है ना, कैंसिलेशन ऑफ द प्रीवियस वन, प्रीवियस एंट्री। तो बेटा प्रीवियस एंट्री क्या थी? सेलर डेबिट टू बिल्स पेबल। तो बेटा बायर की बुक्स में ना तीसरी एंट्री फिक्स है, क्योंकि इसके पास तो केसेस है ही नहीं। जैसे इसको सिखाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, कैंसिल कर दो, क्या बनेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सेलर। बिल कितने का था? कितने का था बिल? आप देखना थोड़ा सा इसमें मजा आएगा यहाँ। 10,000 का बिल था, लेकिन सेलर इस बात के लिए हमें इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो 10,200 दो। अभी तुम सेलर बने थे ना, सेलर बन के आपने बार बार क्या बोला था? बायर से कितने लेने हैं? हाँ, जैसे मान लो आपकी फीस 10,000 है और 200 मैंने उसमें लगा दिए चार्जेस, लेट पेमेंट फीस चार्जेस। स्कूल लगाते हैं ना, कई बार फाइन लगाते हैं, आप एब्सेंट हो गए उसका फाइन लगा दिया। तो अब मान लो मैंने बोला कि 10,000 तो फीस थी आपकी, 200 रुपये आपके लेट पेमेंट चार्जेस हैं, तो मैंने आपसे कितने लेने हैं? तो आपको भी तो बोलना पड़ेगा कि ओके सर वी विल पे यू 10,200, तो झगड़ा ही रहेगा। तो बेटा बायर को भी बोलना पड़ेगा कि मैंने आपको कितने रुपए देने हैं? 10,200। ये देखो, तो ये एक एंट्री है कि हम बोलेंगे बिल्स पेबल कैंसल्ड, क्योंकि वो हमारी बुक्स में पहले क्रेडिट था, और वो क्या हो गया? डेबिट। बट सेलर को हमने कैंसिल कर दिया 10,200 से, इट मीन्स 200 रुपीज कहीं ना ये तो आएंगे, वो डेबिट होंगे। किस नाम से? यस, वो नोटिस जैसे यहाँ है, जो आज तक कहीं यूज नहीं हुआ वो यहाँ यूज होगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो इसलिए बेटा वो लाइन अभी समझ आ गई आपको जो मैंने लिखवाई थी, नोटिंग चार्जेस वंस पेड बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स या हु इज अ bearer of bill, but finally it will be borne by, इसको सफर बायर करेगा, तो फाइनली इट विल बी बोर्न बाय बायर, बायर को ही सफर करने पड़ेंगे, गलती उसी की तो है। तो 200 रुपीज हम नोटिस चार्जेस के नाम से डेबिट करेंगे बायर के बुक्स में, क्योंकि बायर के लिए ये चार्जेस एक्चुअल चार्जेस हैं, उसका एक्सपेंस है। अब ये बताओ क्या बायर किसी से कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकता। अब स्टोरी को रिवर्स घुमाते हैं, देखो सपोज बिल था जेड के पास, सुनो ध्यान से बेटा, जेड ने 200 रुपए किसको दिए? नोटरी वालों को। जेड ने किससे कवर किए? सेलर से। तो सेलर ने अपनी बुक्स में हमेशा क्या बोला? बायर से लेने हैं 10,200। मैं नहीं जानता नोटिस चार्जेस वर्ड क्या होता है, मुझे मत बताओ क्या नाम है इसका, मैं तो किससे लेने हैं? बायर से। तो इसलिए सेलर ने लेने हैं बायर से। अब बायर ने किससे लेने हैं? किसी से नहीं। जैसे होता है ना, एक सीन बनता है कि हम पीछे देखते हैं, वो पीछे देखता है, फिर उसके पीछे भी खड़े नहीं होता, तो उसके लिए कोई है ही नहीं, मेरा बैकअप है पर उसका तो बैकअप है ही नहीं कोई। सिंपल है, तो वो तो नहीं ये पे करेगा कि मेरे पीछे है कोई पर्सन, तो किसी के पीछे तो ऐसा होगा कि कोई नहीं है। दैट्स व्हाई बेटा डू यू हैव टू बियर। इसलिए अगर आपके ऊपर स्कूल फाइन लगाता है तो आप बोलते तो कोई बात नहीं पेरेंट्स दे देंगे, मेरा क्या जाता है लगा दो, पेरेंट्स किससे कवर करेंगे? किसी से नहीं। तो इसलिए जो भी चार्जेस पड़ने वाले हैं आपको स्कूल के किसी चीज के भी, एक्चुअली इट विल बी बोर्न बाय पेरेंट्स, फाइनली उनके ऊपर जानी है वो चीज। इसलिए आपको जो मर्जी के चार्जेस पड़ रहे हैं वो आपकी फीस के साथ साथ वो पे कर रहे हैं शायद एवरीथिंग, तो एक पर्सन होता है फाइनली पे करने वाला, उसके लिए वो क्या होते हैं? डेबिट। तो अगर स्कूल आप पे फाइन लगाता है तो ये एक्सपेंस किसका बना? पेरेंट्स का। आपका तो बना ही नहीं, क्योंकि आपने बोला ओके ठीक है मैं मैसेज दे दूंगा, आपने बोला है स्कूल में किसी को भी ओके आई विल गिव मैसेज टू माय पेरेंट्स,
पेरेंट्स किसको मैसेज देंगे, किसी को नहीं, वो तो बेचारे पे ही करेंगे, तो दे हैव टू पे। इसलिए बेटा बायर यहाँ पे फाइनली वो पर्सन है जिसके ऊपर 200 रुपए के चार्जेस लगाए गए हैं बाय द लॉ। यू हैव टू पे, तुम्हारी तो मिस्टेक है, जब आपने 3 महीने टाइम मांगा था तो क्यों दिए पैसे? कोर्ट क्या बोलेगी, जज क्या बोलेगा बायर को? तेरे साइन है ना, तूने कहा था 2 महीने में दूंगा, फिर दिए क्यों नहीं जब बैंक तेरे से मांगने आया? देने पड़ेंगे उसको पैसे 200, वो बच नहीं सकता क्योंकि लीगल प्रोसेस है। तभी तो नोटिंग चार्जेस पे किए गए हैं कि 200 रुपये देके 10,000 को सेव कर लो, और 200 की जगह पे वो 500 मांगे तो बार्गेनिंग मत करना कि हाँ जी 500 ले लो जी, 5,000 ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, फाइनली कौन पे करेगा? बायर, उसको देने पड़ेंगे। इसलिए कोर्ट जो चार्जेस लेगी यू हैव टू पे, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं अपने गलत साइन कर दूं और कह दूं मैंने तो साइन ही नहीं की। कौन हो आप, बायर के नहीं? हाँ बाहर हूँ। आपने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे दिया साइन करने के हाँ। लिए और मैंने साइन कर दिया, हाँ। मतलब अपनी साइन नहीं हम्म। की, तो मैं तो कह तो दूं फिर उसी के लिए क्या होता है ना, आधार कार्ड वगैरह लगा लेते हैं उसका। अब इसका रिस्क है तो आधार कार्ड लगवा लो, आधार कार्ड तो आपका ही है ना। फिर फ्रॉड केस बनते हैं 420 का, तो वो तो सेलर की हेडेक है ना कि वो प्रूव करे कि उसने आपको गुड्स दिए हैं, इनवॉइस के ऊपर भी साइन है आपके, है ना। तो थंब इम्प्रेशन ले लो फिर, तो ये वो तो चोरी नहीं कर सकते ना भाई, थंब इम्प्रेशन तो आपके साथ ही रहेंगे हमेशा, तो इसलिए वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। साइन तो कोई गलत कर सकता है लेकिन थंब इम्प्रेशन तो उसका गलती नहीं हो सकता। तो वो अब तभी आजकल क्या होता है ना, जब भी हम कुछ करते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं हमसे कि आधार कार्ड दो, उस पर साइन करो, क्योंकि आपका आधार कार्ड तो आपके पास ही होते हैं। अब आप उसके पे साइन करो जितने मर्जी कर दो, आधार कार्ड तो आपका ही है ना, तो किसी और के हाथ में कैसे आ गया? संभाल के रखो, दैट्स वाई वो फिर आपको ही देने पड़ेंगे, यू आर लाइबल फॉर दैट। इसलिए आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो मंगाए थे आपसे। ठीक है जी, हो गया ये। तो बायर की बुक्स में हमेशा 3 एंट्री करेंगे बेटा। पहली एंट्री परचेजेस टू सेलर, दूसरी एंट्री, और तीसरा बिल्स पेबल टू सेलर। नोटिंग चार्जेस हैं तो डेबिट कर दो, ये तो नहीं है। अब क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हम बोलते थे बिल्स पेबल टू कैश, तो वो चीज बस अब चेंज होगी। पहले बायर की बुक्स में तब भी थर्ड एंट्री यही बनती थी, बिल्स पेबल डेबिट टू, मींस बायर की बुक्स में 3 ही एंट्रीज होती हैं बेटा, फोर्थ तो देखी नहीं हमने। या तो पेमेंट करेगा बिल्स पेबल टू कैश, या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फिर से सेलर को क्या बना लेगा, लायबिलिटी, बिल्स पेबल टू सेलर। नोटिंग चार्जेस तो डेबिट हो जाएंगे, वो तो एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा इसमें। अब तीसरा बुक, थर्ड बुक किसकी बनती है? एंडोर्सी की। तो लिखते हैं बेटा इन द बुक्स ऑफ जेड, क्योंकि बैंक की बुक्स नहीं है आपके लिए, तो ये बढ़िया हो गया। नहीं तो फिर हम जेड के बाद बैंक फॉर कलेक्शन की बनाते हैं या बैंक की बनाते हैं, वो नहीं है आपका सिलेबस। हाँ जी, अब थोड़ा सा करेक्टर में आ जाओ जेड के। सपोज करो यू आर जेड, एज ए एंडोर्सी आप क्या सोचते हो, पहली एंट्री क्या है? एंडोर्सी की पहली एंट्री क्या है? सबसे पहले बिल उसको आता है, टू सेलर। 10,000 का बिल सेलर से आता है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे डिस्काउंट का पॉइंट डाल देता हमने, तो बेटा सेलर के लिए जो डिस्काउंट रिसीव था आपके लिए क्या डिस्काउंट अलाउड है। तो इसका मतलब एक लाइन और आएगी यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे कि सेलर से जो सेटलमेंट हो रही है बेसिकली वो 10,400 की हो रही है, टू सेलर 10,400। जो डेबिट होंगे यहाँ वो किस चीज के डेबिट होंगे? डिस्काउंट अलाउड के। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फुल थोरली स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स की। अब हम वो करके आओगे एक बार रेंडमली, जितना आपसे होता है, कैसा भी होता है, गलत सही, देन हम एक ही क्वेश्चन उसको चेक करेंगे, तो फिर परफेक्शन तभी आएगी। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये एंट्री होगी। अब ये बी आर आपके पास पड़ा है, अब आप ड्यू डेट पे जाके क्या करोगे, बायर के पास जाओगे, बायर मना करेगा, फिर भागोगे नोटरी के पास, अब आप क्या एंट्री पास करोगे? अब आप सोचो जेड क्या बोलने वाला है। जेड बायर के पास जाएगा, वो तो हो चुका, बायर के पास गया, उसे मना कर दिया। हाँ सेलर के पास जाएगा। हाँ, नोटरी वाले के पास जाके 200 रुपये दे भी आया। अब घर आ गया ना जेड अपने, अब घर आके वो किसको फोन लगाएगा? सेलर को। यस यस, सेलर को बोलेगा सर ये कैसा बिल दिया आपने, 200 रुपये और खर्च हो गए मेरे। तो वो सीधा बोलेगा किससे लेने पैसे? सेलर से।
वो करेक्टर आ गया ना उसका सेलर वाला। जैसे सेलर का डायलॉग होता है कि बायर से लेने हैं, अब यहाँ पे एंडोर्सी भी वही डायलॉग बोलेगा। अब बोलो सर एंडोर्सी बोलेगा बायर से लेने पे, तो आपको सीन समझ ही नहीं आया। वो बायर को कैसे बोल सकता है, बायर के ऊपर कोई राइट नहीं है उसका। बायर बोले तू कौन है, तेरे को जानते नहीं मैं, सेलर से बात कर, ठीक है ना। तो सेलर को ही डेबिट करेगा वो, सेलर डेबिट कितने 10,600। वही पूरी स्टोरी है ना। हमने भी अपनी बुक्स में जेड को कितने से क्रेडिट किया है 10,600। क्वेश्चन तो वो एक ही चल रहा है ना, मतलब मैंने इसी एक क्वेश्चन में बुक के 10 क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब आपको बुक का एक भी क्वेश्चन या किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं मिल सकता। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। अब आपको लग रहा होगा शायद हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, बट थोरली हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी तो अब आपको करके देखने हैं, आप करके आओगे मैं आपके डाउट्स लूंगा, वो बात शुरू हो जाएगी, बट थोरली सब क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं हमारे। अब चेक करो बेटा, जब अभी आपने एंट्री पास की थी तो आपने किया था ना, आपने बीइंग ए सेलर क्या बोला था, मैंने जेड को देने हैं 10,600, 10,600। तो जेड भी तो वही लैंग्वेज बोलेगा कि मैंने सेलर से कितने लेने हैं, क्योंकि उसके बाद 3 स्टोरीज है, 10,000 का बिल, 400 रुपए का डिस्काउंट और 200 रुपए के नोटिंग चार्जेस। बट बीइंग ए जेड सोचना आपने ये सब बातें, तो जेड के करेक्टर में जाओ। तो मैंने मैसेज किया था कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, लाइव जितना लोगे to discount about 400 यस वेरी गुड, क्योंकि उठा के क्रेडिट ही करने, रेसिप्रोकल भी करने, उल्टे तो करने। देख के तो बोलना अपने अपने दिमाग से स्कैनिंग करो कि क्या था पहले लास्ट एंट्री, या कॉपी पे लिखी हुई है कि टू बी आर कैंसिल हो गया जी, टू डिस्काउंट अलाउड कैंसिल हो गया। अब ये नहीं डिस्काउंट रिसीव लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड ही कैंसिल होगा ना, जो जिस नाम से डेबिट हुआ उस नाम से क्रेडिट होगा। और एक गर्मा गर्म जो 200 रुपए का नोट निकला है पॉकेट से, उसको कैसे भूल जाओगे आप, क्योंकि अब आप हो ना पे करने वाले, सेलर नहीं है। तो ध्यान से बेटा, अगर आपको लॉजिक समझ आ गया हो तो आप कैश के लॉजिक को समझ गए हो कि जिसकी पॉकेट से निकलेगा वही करेगा बेचारा, ठीक है। तो बोलो बेटा आज पार्टी हो जाए, बिल आप दोगे, तो ऑटोमेटिक आप किस में से किसकी पॉकेट से निकलने वाले हैं, आपकी पॉकेट से। पार्टी वो तो डिसाइड हो गया पार्टी करेंगे आज, फाइनली बोलते हैं बिल ये देगा, तो अब टू कैश कौन करने वाला है, तुम। हम लोग तो बस बैठ के एंजॉय करेंगे पार्टी का। फाइनली जब बिल आएगा तो आपके पास आएगा और आपको टू कैश करना होगा। तो बस सिंपल ये टू कैश फिक्स है बेटा, ये टू कैश उसकी बुक्स में है जो पे कर रहे हैं पैसे। अब उसमें 2 बुक्स आपके पास है, पहली 200 रुपए कौन देता है, सेलर। कब, जब बिल सेलर के पास होता है ना, बिल सेलर के पास। तो पहले केस में बिल सेलर के पास होता है तो सेलर देता है 200 रुपए, और दूसरे केस में बिल क्रेडिटर के पास होता है तो क्रेडिटर देता है 200 रुपए। तीसरे केस में बैंक के पास वो बुक्स हमारा सिलेबस नहीं है। फोर्थ केस कलेक्शन डिपार्टमेंट, उसका केस हमारा सिलेबस नहीं है। तो हमारे सिलेबस में 3 ही बुक्स हैं, सेलर की, बायर की, एंडोर्सी की। दैट्स ओवर। एंडोर्सी की बुक्स आपके सामने हैं, उसको 2 ही एंट्रीज करनी आती है हमेशा। अब अगर पैसे आ जाते फिर क्या बोलता वो, ये जो आप तुम कल तक ले रहे थे केस, वो बोलता कैश आ गया, किससे आ गया, बियर से आ गया, फिर तो 10,000 ही आना था। फिर थोड़ी पंगा है 400 का, वो तो डिस्काउंट दे दिया, भूल जाओ। और नोटिंग चार्जेस की बात ही नहीं आई, फिर बिल तो पे हो गया। तो दैट्स वाई अप टू 11 12 जो भी क्वेश्चन आपने किए वहां बिल टाइमली पे हो जाता है, तो कोई पंगा नहीं पड़ता। हाँ जी, गुड कस्टमर। हाँ, वहां तो पेमेंट करने वाले कस्टमर अच्छे वाले हैं, जेन्युइन कस्टमर है। लेकिन आपको जो एग्जाम में आना है वो हमेशा, हाँ, वो तो जेन्युइन आने नहीं, वो तो पेमेंट देगा ही नहीं आपको तो। क्योंकि डिसऑनर के बिना केस बने ऐसा तो पॉसिबल, क्वेश्चन बने ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज टीचर्स को ये लगता है कि शायद डिसऑनर केस आपके लिए टफ है, टेक्निकल है। कुछ भी नहीं है, एक एंट्री है। अब उसे डिसऑनर नहीं आता मतलब एक एंट्री नहीं आती आपको, पहले 3 तो आती है ना, वो तो सेम ही देंगी। तो हमने सिर्फ एक ही एंट्री एडअप की आपकी, कि जब भी डिसऑनर होगा आपको सिंपल बोलना है एज ए सेलर, क्या बोलना है, बायर से लेने हैं 2 केसेस। अगर आप बायर हो तो क्या बोलोगे, बिल्स पेबल डेबिट टू सेलर, नोटिंग चार्जेस हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे। अगर एंडोर्सी हो आप तो आप एंडोर्सी बन के वही बात बोलोगे कि किससे लेने हैं। अब लेने वाला बंदा कौन है यहाँ पे, सेलर, सेलर से लेना ना आपने, ही इज द डेटर। और देने किसको है, किसी को नहीं, बी आर आपके पास पड़े, टू बी आर। फिर टू कैश 200 रुपए का नोट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्रेडिट वो सब
डिपेंड करते क्वेश्चन के ऊपर। गॉट इट जी। अब आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं आप होमवर्क में एक बार देख लीजिए कितने क्वेश्चन करेंगे, देन यू में गो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट हुआ था एवरीवन, रिवेट का केस था, ये तो वैसे ही एक क्वेश्चन था रिवेट का, यहाँ से बिल डिसऑनर स्टार्ट हो गया। तो 14 क्वेश्चन में लिखा होगा, देखो ये देखो क्या लिखा है, ऑन ड्यू डेट बिल बिकेम, हाँ देखिए ये वो लैंग्वेज है एक्चुअल जो क्वेश्चन में मिलेगी आपको। ऑन ड्यू डेट द बिल बिकेम इन डिसऑनर्ड एंड एक्स पेड 400 एज। अब जो मैंने समझाया वो लॉजिक वही रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड स्टोरी है, बिल अगर एक्स के पास है तो नोटिस आदि कौन पे करेगा, एक्स, क्योंकि ये सेलर वाला केस है। फिर अब आगे जाओगे सब आपको आता है वो, अब आपसे ना हो पाए तो अलग बात है। अब ये 4 एंट्रीज तो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात आएगी, अदरवाइज आप सबको आता है। देन फिर अगला केस में अगेन बिल हम क्या कर रहे हैं, वही सेम है ये भी क्वेश्चन। ये उसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे एक लाइन है, देखो बेटा, वाई रिक्वेस्टेड एक्स टू रिन्यू द बिल फॉर 2 months, ये लाइन आप इग्नोर कर देना अभी, इसके लिए स्पेस आप दे सकते हो। तो ये नेक्स्ट केस है, फिर माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दिस रिन्यूअल ऑफ द बिल। अगर स्कूल में आपको करवाते हैं या आप कंफर्म कर सकते हो अगर कल स्कूल जाना है, या आपके कुछ भी अगर सोर्स है व्हाट्सएप वगैरह पे बात करने का टीचर से। अदरवाइज एज पर माई नॉलेज की रिन्यूअल आपका रिलेटेड सिलेबस का पार्ट है, बट स्कूल करवाएगा तो हम कर लेंगे, इस पर फिर एक क्लास लगेगी, रिन्यूअल वाला केस सारे केसेस आएंगे। अदरवाइज उससे पहले तक यहाँ तक सेम है, तो यहाँ तक करना है आपको। पहले अपनी गुड सेल करनी है, देखिए होगी सेल, फिर बी आर आना है, बहुत ईजी है। देखो मतलब अब फिंगर्स पे देखो चैप्टर, ये बहुत ईजी चैप्टर है, एंट्रीज है बस इसमें। पहले सेल कर दी, फिर बिल आया, फिर बियर क्या हो गया, डिसऑनर, क्योंकि बिल मेरे पास ही पड़ा था तो वो 600 का नोट मैंने दिया। भाई ये 3 एंट्रीज वो करके आनी है। आगे जो आपको दिख रही हैं वो किसकी हैं, रिन्यूअल की, वो आप कभी भी बाद में कर लेंगे, बट वो भी मिक्स किया इन्होंने क्योंकि बुक में तो ओल्ड पैटर्न है ना, तब क्या होता था डिसऑनर के साथ रिन्यूअल भी कराना पड़ता था पहले। फिर क्वेश्चन मिक्स में आते हैं, डिसऑनर के बाद डेफिनेटली क्या होगा, रिन्यू, क्योंकि बायर को छोड़ना तो है नहीं, हमने क्या बोला बायर से लेने हैं 10,200, फिर आगे सोच रहे कि कैसे दिए उसने, एंड तक स्टोरी चलेगी ना, फिर जाने निकल जाओ बेटा, ट्यूशन है तो चलिए। उसके बाद नेक्स्ट ये होमवर्क है 17, इसमें CGST या GST का पॉइंट आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको पता है सेल परचेज की एंट्री में होता है बस, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। हमारा वो तो दिनेश के साथ है ना, तो यू विल एक साथ CGST SGST आ गया तो मैंने छोड़ दिया कि आप करवाओगे, हम डिस्कस सारे करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। बट आप एक बार कर सकते हो कि आपका रोल तो दिनेश के साथ है, दिनेश से कितने भी लेने हैं, तो उससे सेल का पैसा भी लेना है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST या IGST, तो टोटल 67,200 का बिल आएगा आपके पास। तो GST है तो ऐड कर दो, उसका नाम आउटपुट GST है ये। देन फिर 18th हो गया, अब दोनों की बुक सुनानी है, ए की भी बी की भी, जो जो लिखे जैसे जैसे ए और बी दोनों की बुक सुनानी है, तो जितना होमवर्क कर लोगे उतना मुझे बता देना, मैं वहां रुक जाता हूँ, नहीं तो चलता जाएगा मीटर। देन यहाँ भी अगेन आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, डिसऑनर तक बस, आगे नहीं पढ़ना। न्यू वाला केस अभी डिस्कस करना है। 19 क्वेश्चन हो गया, 20th ऑल आर सेम क्वेश्चंस, देखो टिल 20 ओके ठीक है जी, तो टिल 20 आपका होमवर्क है, 14 to 20 7 क्वेश्चन ओके। हाँ आपकी बुक्स में 13 to 19 होगा न्यू बुक्स में, ओके सर वेलकम। 6 क्वेश्चन हो गए होमवर्क, इनफ है।